आज ये बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से कि सबसे ज़्यादा यदि ज़रूरत है तो सुखी रहने में, भोजन में, तो हमारा आज भोजन का न तो स्वाद है और न तो उसकी पौष्टिकता रह गई है। अभी हम लोगों ने देखा दिल्ली वगैरह में, कानपुर वगैरह में उसकी हवा की क्वालिटी भी गिरती जा रही है। तो जब हवा हमारी रहने लायक नहीं, लेने लायक नहीं रह गई, पानी पीने लायक नहीं रह गया, खाना खाने लायक नहीं रह गया, तो कैसे कहेंगे कि हम विकास कर रहे हैं? और कर क्या रहे हैं? हम अपना ही खाना खराब कर रहे हैं, पीना पानी खराब कर रहे हैं, हवा खराब कर रहे हैं। और इन तीनों चीज़ों का मेरे ख्याल से रिलेशन धरती के प्रत्येक व्यक्ति से है। इनसे कोई बच नहीं सकता है, चाहे वो सीधे खेती से जुड़ा है और चाहे सीधे खेती से नहीं जुड़ा है। खाना, पानी और हवा तो सबको लेना है। लेकिन ये तीनों चीज़ें यदि सीधे किसी से जुड़ी हैं तो वो किसान से जुड़ी हैं, क्योंकि खाना धरती से आता है, पानी की ज़रूरत है, हवा पेड़ से आती है, उसका खेती से ताल्लुक़ है। पानी का सीधे सीधे न सही लेकिन इनडायरेक्ट तो ताल्लुक़ है ही। यदि वो तालाब बनाता है, पानी को रोकता है, ऊपर वाले पानी, मनुष्य का अधिकार केवल ऊपर वाले पानी में है। धरती के अंदर का पानी वैसे ही है जैसे हमारे अंदर का खून। तो अपने खून को निकाल के हम बाहर लेके कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं? तो धरती के संतुलन के लिए उस पानी की ज़रूरत है। वो पानी हमारे लिए है नहीं। हमारा पानी तो है ऊपर से जो गिरता है, उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा रोक ले। अगर ये तीनों काम करता है तो तीनों का सीधा सीधा यदि कोई ताल्लुक़ है, रिलेशन है, तो किसान से है। और किसान क्या करे? यदि किसान इन तीनों चीज़ों को, माने खेती के तरीके को अगर बदल ले तो ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। जैसे हवा कैसे सुधर सकती है? दुनिया में एकमात्र तरीका हवा के शुद्धिकरण का क्या है? फोटोसिंथेसिस नाम की एक क्रिया होती है। माने जो ये पत्तियां होती हैं, पत्तियां सूरज के प्रकाश के रोशनी में खाना तैयार करती हैं। तो 6 भाग ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और 6 भाग पानी लेकर एक फोटोसिंथेसिस होती है। उससे कुछ पोर्शन उसका सेल्यूलोज बन जाता है जो पेड़ पौधों के खाने के काम आता है। कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है उसको ऑक्सीजन में परिवर्तित करके फिर से वापस कर देता है। और कुछ वातावरण का जो कार्बन है उसको अपने साथ में लेके जड़ों के माध्यम से ज़मीन के नीचे भेज देता है। दुनिया में एकमात्र क्रिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलती है। यदि धरती में ऑक्सीजन को, हवा को शुद्ध करना है, हवा को शुद्ध करने का मतलब क्या है? हवा बहुत सारी गैसों का एक गुच्छा होता है, उसमें ऑक्सीजन का भी एक निश्चित रेशियो है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रहती है, जो हम लेते हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन उसकी एक संतुलित मात्रा होती है। तो उस मात्रा को बदलने का एकमात्र काम पेड़ करते हैं। और पेड़ कौन लगाएगा? यदि पेड़ लगाए नहीं जाएंगे तो क्या अपने आप हो जाएंगे? अपने आप होना होता तो जंगल वन विभाग के पास जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय 49% के आसपास जंगल था हमारे देश में। आज घट के कितना रह गया है? उनका एक तत्व होता है डेक्स्ट्राइन। जो जितना नशीला पदार्थ होता है उसमें डेक्स्ट्राइन होता है। तो जो हम केमिकल डालते हैं, चाहे हम सब्जी पैदा करने में डालते हैं, सब्जी की सुरक्षा में डालते हैं, या अपने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए जो केमिकल का प्रयोग करते हैं, उस सब केमिकल्स में डेक्स्ट्राइन होता है। डेक्स्ट्राइन का काम क्या है? नशा करना। वो जैसे ही खाने के माध्यम से हमारे उसमें जाता है, और डेक्स्ट्राइन का एक काम होता है, उसको पचाने के लिए आमाशय की ज़रूरत नहीं होती है। वो सीधे सीधे जैसे ही गले से नीचे उतरता है, सीधे डायरेक्ट ब्लड में डाइल्यूट हो जाता है, माने ब्लड में घुल जाता है। वो ब्लड में घुल गया तो उसको कैसे साफ करता है? उसके लिए एक किडनी नाम का यंत्र लगा होता है, उससे सारा रक्त हमारा निकल के जाता है
और किडनी कैसे फंक्शन करता है, जैसे भट्टा के बीज होते हैं ना बैगन के, उसी तरह से किडनी के छोटे छोटे सेल्स होते हैं। उसके अंदर से वो हमारा खून पूरा निकलता है, उसमें जितना ज़्यादा कचरा है, माने वो तत्व हैं जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, वो मूत्र के माध्यम से उसको बाहर शरीर के कर देती है। अब ये डेक्स्ट्राइन क्या करता है, उसको नशीला बना देता है, उनके उन सेल्स को भोथरा कर देता है, वो नशे में हो जाती हैं। नशे में होने से बिना खून साफ हुए वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने लगता है और रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में वह विजातीय तत्व जाना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये केमिकल युक्त खाना धीरे धीरे हमारे पूरे आर्गन्स को एक एक करके पहले खून में घुलता है, खून में घुलने के बाद हृदय को कमज़ोर करता है। तो जो शरीर हमें 100 साल के लिए मिला, अब तो हमने सुना है 40, 50, 45 साल में हार्ट अटैक होने लगे हैं। 45 साल का जवान आदमी हार्ट अटैक हो गया, कोई मेहनत का काम नहीं। क्यों हो गया? क्योंकि वो ब्लड में जो पंपिंग करने का काम करता है, अशुद्ध को शुद्ध करने का एक यंत्र यहाँ भी लगा होता है, वो भी उसी तरह काम करते करते जो 100 साल के लिए था उसके लिए किडनी ने कम काम करके दिया, उसका नतीजा ये हुआ कि वो 50 साल तक चला। तो इस तरह से हमारा शरीर भी, स्वाद आप लोगों को, कुछ लोगों को ध्यान भी नहीं होगा कि हमारे एक समय हमने ऐसी भी मूली खाई है, इतनी पतली मूली थी और उसको पूरी मूली को नहीं खाया जा सकता था, नाक और लार सब बाहर आ जाए। आज गाजर की तरह मूली खाते चले जाइए आप खीरा खा रहे हैं कि अगर अंधे को दे दिया जाए कि मूली और गाजर दोनों काट के दे दिया जाए तो वो बताइए ना पाएगा कि ये मूली है, ये गाजर है। तो हमने स्वाद का ये हाल कर दिया। ये कैसे हो गया? जेनेटिकल मॉडिफिकेशन से हो गया। हमने उनके बीजों के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से हमने अपने खाने को, अपने पानी को और हवा को सबको दूषित कर लिया है। तो आज यदि धरती को बचाना है, भारत को बचाना है, तो खेती का तरीका बदल कर ही बचाया जा सकता है। फैक्ट्रियों से ये बचने वाला नहीं है, फैक्ट्रियों से हवा शुद्ध होने वाली नहीं है। कोई तरीका नहीं है कि खाने का स्वाद और खाने की पौष्टिकता आप उससे पैदा कर लीजिए, कोई तरीका नहीं है। एक ही मात्र तरीका है, खेती का तरीका बदले। अब खेती का तरीका बदलने का मतलब क्या है? खेती तो पहले से वैसे होती रही है। तो अभी 1970 के दशक में हमारे देश में खाद्यान्न की कुछ कमी हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि यह षड्यंत्र भी था, कमी नहीं थी, क्योंकि हमारे देश में 1960-65 तक सब जगह गेहूं नहीं खाया जाता था। बहुत सारे इलाकों में जौ खाया जाता था, कहीं मक्का खाया जाता था, कहीं जवार खाया जाता था, कहीं बाजरा खाया जाता था। कुछ सीजन में गेहूं खाते थे। तो एक सर्वे हुआ 1965-60 के आसपास, जिसमें बताया गया कि विश्व में सबसे कम मात्रा में गेहूं भारतवर्ष में पैदा होता है। तो पैदा ही नहीं किया जा रहा था, इसलिए पैदा नहीं होता था। एक ये तर्क है। दूसरा सरकार का तर्क है कि हमारे पास सेना के खिलाने के लिए अनाज नहीं था और सेना को केवल गेहूं ही दिया जा सकता है, उसको ज्वार बाजरा नहीं दिया जा सकता है। तो गेहूं उगवाना जरूरी था, इसलिए यह किया गया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं बोएं। तो गेहूं का बीजा भी बाहर से आया और जो बीजा आया वो बिना डीएपी यूरिया के नहीं होता था। तो धीरे धीरे उसके साथ केमिकल खाद आया। केमिकल खाद आई तो वो बिना पानी के केमिकल खाद नहीं लेता है, तो पानी ज़्यादा मात्रा में लेने वाले गेहूं आ गए। इस तरह से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, हम लोगों ने जो खेती का तरीका विकसित किया उससे हमारा उत्पादन तो बढ़ा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उत्पादन बढ़ा और क्वालिटी घट गई। आज हमारे पास पुनर्विचार की ज़रूरत है। हमारी भारत सरकार भी इस बात के लिए प्रोत्साहन दे रही है कि लोग प्राकृतिक खेती करें। आज हमारे पास खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, और अगर थोड़ी बहुत कमी भी होगी तो हम बाहर से नहीं हैं, मजदूरी करते हैं, और जिनके पास पीडीएस का खाना जाता है उनके यहाँ भी कैंसर है, इसलिए कि वो खाना ही पंजाब से आ रहा है। जो गेहूँ चावल आ रहा है कहाँ से आ रहा है? आपका पंजाब से आ रहा है। उनके घर में कैंसर पहुँच गया है। तो ये कि जो हमारे यहाँ जो हेल्थ का बजट बढ़ रहा है हर परिवार में, उस पर भी ध्यान देना ज़रूरत है। उसके लिए भी खेती के तरीके को बदलकर हम एक साथ ये सारी चीज़ें
कर सकते हैं, खाद्यान्न सुरक्षा को भी बनाए रख सकते हैं, पर्यावरण को भी संतुलित रख सकते हैं, आहार की शुद्धता बनाए रख सकते हैं, आहार की पौष्टिकता बनाए रख सकते हैं, अपना हेल्थ भी ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही प्रकार की खेती का नाम आवर्तनशील खेती है। आवर्तनशील खेती के 5 कदम हैं। उन 5 कदमों में एक निश्चित हिस्से में वन और बाग की खेती करनी है, एक निश्चित हिस्से में अपना तालाब बनाना है, एक निश्चित हिस्से पशु पक्षियों के लिए देना है, और पशु पक्षियों से और पेड़ पौधे से जो पत्तियां प्राप्त होती है उनको मिक्स करके उसको खाद देकर, खूब सारी गोबर की खाद देकर, एक तीसरे हिस्से में मनुष्य अपने लिए जितने प्रकार की घर की ज़रूरतें हैं उनको उगाना है, और चौथा, जो भी अपने पास उगने से बचे, माने प्रयोग करने से बचे, उसको प्रोसेस करना है। बिना प्रोसेस करे बाजार जाने पर किसान कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता है। मैंने सैकड़ों बीघे के काश्तकार गरीब देखे हैं, 500 बीघे का काश्तकार गरीब देखा है, 1000 बीघे का गरीब काश्तकार, माने गरीब का मतलब समझ रहे हैं आप, कर्ज से लदा फदा। तो जमीन आपके पास कितनी ज़्यादा है इस बात से समृद्धि का कोई लेना देना नहीं है। समृद्धि का लेना देना है आवर्तनशील खेती के चौथे कदम से। हमारे पास जो कुछ भी पैदा होता है उसको अगर हम वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, उसको प्रोसेस नहीं करते हैं, कभी भी समृद्धि नहीं आ सकती है। आप सीधे गेहूं बेच दीजिए, सीधे अरहर बेच दीजिए, सीधे दूध बेच दीजिए। दूध बेचने वाले में देखिए आप, दूध बेचकर केवल कर्जा पुजाते रहते हैं, और दूध खरीद कर दूसरा काम करने वालों की बिल्डिंग बन जाती हैं। कोई किसान आज तक दूध बेचने वाला बड़ा होता दिखा आपको? क्यों? क्योंकि सिद्धांत ही नहीं है। आपने दूध बेच दिया, आपने सब्जी बेच दिया, आपने अनाज बेच दिया, आप गरीब रहेंगे। उसको जो लेकर उसको प्रोसेस करेगा, वैल्यू ऐड करेगा, वो अमीर होगा। तो ये चौथे स्टेप के बिना किसान कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता है। और 5वां आवर्तनशील खेती का जो आवश्यक अंग है वो है, हमारे पास चाहे जितना हो, उसमें ये कोई बहाना नहीं है कि जब ज़्यादा होगा तब हम ऐसा करेंगे, कम होगा ऐसा करेंगे। हम जितने हैं, जितना हमारे यहाँ उत्पादन होता है उसका कुछ हिस्सा अपने से कमज़ोर आदमी के साथ में लगाना ही है। अपने से बड़े के पीछे दौड़ना बंद करके अपने से छोटे के साथ खड़े होना जब किसान सीख जाता है, उसी क्षण बड़ा हो जाता है। जब तक अपनों से पद में बड़ा हो, धन में बड़ा हो, ज्ञान में बड़ा हो, उसके पीछे दौड़ते दौड़ते आप केवल पिछलग्गू बने रहेंगे, छोटे बने रहेंगे। वो आपको छोटा बनाए भी रखेगा। आपके बड़े होने का एक ही तरीका है, आवर्तनशील खेती का 5वां कदम, आप अपने से छोटे के कंधे में हाथ रखिए। आप 100 रुपये रोज कमाते हैं, 10 रुपये आप करिए, 2 रुपया करिए, लेकिन छोटे के साथ में अपने उत्पादन का एक हिस्सा, उसके शिक्षा, उसके स्वास्थ्य, कोई बिटिया की शादी नहीं कर पा रहा है, कोई दवाई नहीं करवा पा रहा, उसके साथ खड़े होइए। आप उसी क्षण, उसी दिन बड़े होना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे बड़े होने का भाव बढ़ता, जितना जितना एक प्राकृतिक नियम है, आप जितना बांटेंगे आपके पास उतना बढ़ेगा। आप जितना खर्च कर लेंगे वो खत्म हो जाएगा। जब बांटते हैं तो बढ़ता है। तो किसान को 5वें नंबर का ये भी आदत डालनी है कि वो जो कुछ भी कमाता है वो कुछ ना कुछ अपने हिस्से से निकाले। किसके साथ? अपने से कमज़ोर के साथ। किसी मंदिर के साथ नहीं, किसी मस्जिद के साथ नहीं, ढोंगियों के साथ नहीं, बाबाओं को बिल्कुल मत दीजिए, बाबाओं को से कोई लेना देना नहीं है। अपने से कमज़ोर के साथ सीधे समाज में जुड़िए। और उसमें भी बहुत अच्छा है कि छांटा बीनी न की जाए। अपने पड़ोस में जो कमज़ोर हैं उन्हीं, वही आपकी जिम्मेवारी है। ये 5 स्टेप के खेती को हम आवर्तनशील खेती कहते हैं। इस खेती से हम स्वयं उभरे हैं, और मैं समझता हूँ जितने लोग मेरे संपर्क में आए हैं, हमारे संपर्क में आए हैं, वो सब लोग इसको जितना जितना वो प्रयोग कर पाए हैं उसका परिणाम वो है। तो इस प्रकार की खेती का हम लोगों ने 3-4 तरह के मॉड्यूल्स हैं। एक 5 दिवसीय मॉड्यूल्स है। 5 दिवस में हम अलग अलग स्टेप को और डिटेल में बताते हैं। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम भी है, 1 माह का भी पाठ्यक्रम है, जैसा जो आ गया सबके साथ कार्यक्रम है। कुल मिला के उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम धरती माँ के आधार पर जी सकते हैं, किसान होकर जी सकते हैं। अभी किसान होकर जीना मुश्किल है।
तो ये आवर्तनशील खेती है। ब्रीफ में इतना ही मेरे ख्याल से, क्योंकि विधायक जी के पास भी कीमती समय है तो उनको जाना होगा। हो जाता तब हम उनको जी वो विषय भी हो जाता सुख। तो वो क्वेश्चनायर से तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह ठीक है करते हैं तो अभी सुख है, लेकिन क्या सुख है? थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद फिर लगेगी, थोड़ी देर बाद फिर लगेगी। ये छोटे छोटे सुख मिलकर भी वो सुख नहीं बना पाते हैं, लेकिन इनका अभाव हो तो वो सुख मिल नहीं पाता है। तो हमें परमानेंट सुख भी चाहिए और ये भी चाहिए। इसको कहते हैं सुख और समृद्धि की खेती, कि हमें परमानेंट सुख भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए। समृद्धि से छोटे छोटे सुख भी हमें मिलते रहते हैं, ठीक है ना? तो क्या है वो सुख? उसको समझे बिना हम मुर्ग तृष्णा की तरफ दौड़ते रहते हैं। हम मानते हैं विधायक जी जैसे, मैं एक उदाहरण विधायक जी से ही चलिए करते हैं। हमें लगता है विधायकों के बड़े जलवे होते हैं, विधायक हो जाऊंगा तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा। अब कोई विधायक सुखी मिला आपको? पूछिए उसके कान में, तो 75 ठो गिनाएगा, यार हमसे अच्छा वो विधायक, वो मंत्री बनना ठीक है, मंत्री बन जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। फिर मंत्रियों से हम मिले, मंत्रियों से पूछा कि आप सुखी हैं? बोले काहे सुख, 24 न तो परिवार जिला पा रहे हैं, न परिवार में सुख से रह पा रहे हैं, रात दिन डंडे, रात दिन षड्यंत्र। मंत्री माने षड्यंत्रों का ढेर बना दीजिए, उसके शीर्ष में जो बैठने की क्षमता है वो मंत्री। जरा सा फिसला तो जीभ निकाल के नीचे। ठीक है ना? तो भयंकर षड्यंत्रों में कैसे जी सकता है आदमी? सुखी नहीं रह सकता। दारा सिंह से पूछ लीजिए, या इस समय का कौन है, खली से पूछिए, वो सुखी है? अभी ससुर एडवर्टीजमेंट करता रहता है, माने उसको धन की कमी है अभी। तो कोई ना कोई पुछल्ला लगा है। तो रूप, बल, पद, धन, ज्ञान, इन पांचों चीजों में सुख नहीं है, लेकिन इनके बिना भी हम जी नहीं सकते। तो अंतिम सुख कहाँ है? अनुभव में। अनुभव माने परमात्मा में हम सब संपृक्त हैं। ये पूरा अखंड ब्रह्मांड उसी परमात्मा में संपृक्त है। उस संपृक्त परमात्मा में एक एक इकाई का अध्ययन करना, समझना, उसके रूप गुण स्वभाव को समझकर उसके अनुसार उसके साथ जीना, ये परम अनुभव है। इस अनुभव से रूप, बल, पद, धन, ज्ञान, इन पांचों में संतुलन आ जाता है। ना धन की कमी अच्छी, ना धन की अधिकता अच्छी, लेकिन तय कौन करेगा? ना पद की कमी अच्छी, ना पद की अधिकता अच्छी, न ज्ञान की कमी अच्छी, न ज्ञान की अधिकता अच्छी। तो कौन तय करेगा? वो तय करने के नाम है अनुभव। उस अनुभव से रूप, पल, बद, धन और ज्ञान, इन पांचों में संतुलन आता है। इस संतुलन को समझना ही सुख है। तो ये जो खेती, आवर्तनशील खेती है, इसके मूल रूप से 3 स्तंभ हैं: संतुलन, न्याय और आवर्तनशीलता। आवर्तनशीलता माने शाश्वतता। तो संतुलन, कहाँ संतुलन? एक तो ये वाला संतुलन हो गया, रूप, बल, पद, धन, ज्ञान, इनका हम इन्हीं में ऐसा ना हो जाए कि हम इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, और इनका अभाव भी ना हो, इस तरह की स्थिति बन जाए इसके संतुलन से। ये कैसे बनेगी? जहाँ संतुलन है वहीं समृद्धि आती है। तो ये बनेगा जल संतुलन, वायु संतुलन, ताप संतुलन, उर्वरता संतुलन और ऊर्जा संतुलन। ये 5 संतुलन हम अगर अपनी खेती में पैदा कर लें, अर्थात अपने खेत के जिस अनुपात में हमें पानी की ज़रूरत है उतना पानी हम ऊपर वाला रोकने लगें, नीचे से पानी ना निकालें, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे हमें पानी में पैसा नहीं खर्चा करना पड़ेगा। तो इससे संतुलन की खेती करने से हमारे पास समृद्धि आती है। धन से समृद्धि नहीं आती है, समृद्धि आती है संतुलन के पहचान से। हमारे अंदर ये भाव हो जाए, देने का भाव आ जाए। जैसे आप किसी किसान के पास गए हों, यदि वो गन्ना से गुड़ बना रहा है तो कभी खाली हाथ आने देता है?
कुछ ना कुछ खिलाएगा पिलाएगा। गुड़ तो खा के जाइए। टमाटर वाले खेत में जाएंगे तो किसान कहेगा टमाटर लेके जाइए। आप किसी पैसे वाले के पास गए हैं, आपको उसने कभी कहा कि पैसा लेके जाइए? कहा है इसने? देके जाइए, है ना? तो क्या मतलब हुआ? समृद्धि किस चीज में है? खेती में समृद्धि है, उत्पादन में समृद्धि है। यदि हम किसी चीज का उत्पादन करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर देने का भाव आता है। इस देने के भाव का नाम समृद्धि है। तो मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है, ठीक है ना? क्यों इतना पर्याप्त है? सुख समृद्धि की खेती की भूमिका हो गई। अब इसके बाद विधिवत सत्र चलाया जाए। नाम पुष्पेंद्र भाई है और नए युग का किसान मैं भी हूँ। करने वाले हैं अपन आवर्तनशील खेती। अभी प्रेम भाई ने बताया आवर्तनशील खेती 3 स्तंभों में खड़ी हुई है। कौन कौन से स्तंभ हैं? संतुलन, न्याय, आवर्तनशील। ठीक है, इसको गहरे से और समझ लेना है। हम जब पूरे क्रम से सारी चीज़ों को 3-4 दिन समझेंगे तब कोई हमारे अंदर कोई आकृति बनेगी और हमारे अंदर तमाम तर्क आएंगे। तर्कों से हम समझ पाएंगे कि ये चीज़ करने लायक है कि नहीं करने लायक। हमारा प्रस्ताव है आवर्तनशील खेती का। प्रस्ताव में आग्रह नहीं है कि आप ये करिए ही करिए। यदि आपको लगे कि हम ये करते हुए सारी समग्रता से अपना काम कर सकते हैं, सुखपूर्वक समृद्धिपूर्वक जीने का मार्ग है, तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन इसको बिना समझे यदि आप चाहें कि 1 घंटे सुन लें, 2 घंटे सुन लें, कल ना सुने, परसों ना सुने, जब अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग लोग रहेंगे, तो 3-4 दिन इसको क्रम से समझेंगे तो आपका भटकाव खत्म हो जाएगा। ये तो हम आपको बता रहे हैं। निर्णय की स्थिति में आने लगे। अभी तक करीब हमारे यहाँ 5-7 हज़ार किसानों ने अंदाजन प्रशिक्षण लेके गए होंगे, लेकिन उस प्रशिक्षण में कोई भी अभी किसान 5-7 हज़ार में से जीतू कोई भी किसान ये कहता नहीं मिला कि करने लायक नहीं है। वो सुन के देख के मगन हो गया है। कुछ लोगों ने समझ के गया है, उनको जो समझ में आया वो करना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों की जो परिस्थिति है उसमें परिस्थिति में शुरू कर दिया है। हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। 80 साल के एक किसान ने समझा, उनका नाम गुलाब सिंह है। वो उनके बच्चों की शादी विवाह सब हो गई है, उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं पड़ी। उन्होंने शानदार मॉडल, बगल में उनके पास 5 बीघे ज़मीन है, 5 बीघे ज़मीन में अपना मॉडल बना लिया। बाग भी लगाया, तालाब भी बनाया, खाद भी अपनी बना रहे हैं, पेड़ पौधे भी लगाए हैं और मस्त रहते हैं, उसी में मस्त रहते हैं। ऐसे भी कुछ जवान हैं कि जो 20-25 साल के जवान में समझा। हम ऐसे लोग जो बाहर से आए हैं, जैसे आप लोग आए हैं, तो अभी मैं एक जवान की वो आने वाला था, शायद 16 या 17 तारीख को आए। वो एम फार्मा मेडिकल की पढ़ाई से किया। एम फार्मा होती है ना, उसने की, शादी हुई तो उस बहू ने भी की, एम फार्मा दोनों ने किया। फिर 2019-20 में जो है कोरोना के टाइम में मेडिकल स्टोर खोला। मेडिकल स्टोर, वो शहर चले गए थे, उनके माता पिता चले गए थे शहर गांव से। कब गए थे? 1984 में। 84 जाने के बाद शहर में रहे। वहाँ जो भी चीज़ें उपलब्ध चाहिए, मकान दुकान जो भी बनाना है, मेडिकल स्टोर खोला, सबको लगाया, पढ़ाया लिखाया, इतना तो चाहिए होता। गाँव से भग गए थे। इसके बाद जब इस खेती को समझा, खेती को समझने के बाद वो फिर गाँव वापस आ गए। गांव वापस आ गए। इसके बाद में पिताजी टीचर थे, टीचर की नौकरी छोड़ करके अपना वहाँ गांव आए और गांव में खेती करने लगे। और गांव में नहीं रहे, गांव में घर है उनका, खेत में मकान बनाया। ऐसा ही था, 0 मकान, कुछ नहीं था, एक बबूल का पेड़ था बैठने के लिए। उन्होंने जहाँ से शुरू करना चाहिए था वहाँ से शुरू हो गया, सरल थे। जहाँ से तालाब बनाए 2 ठो, इसके बाद में वहाँ झोपड़ी बनाई, झोपड़ी के बाद धीरे से मकान की व्यवस्था बनी, मकान बनाई। अपने पेड़ में करीब 1000-1500 पेड़ लगाए, गाय बांधी। गाय बांधने के बाद जो है 3 एकड़ खेती को, पहले उन्होंने काफ़ी खेती है, लेकिन 3 एकड़ को ये सोच लिया कि हम इसमें कुछ रासायनिक खाद नहीं डालेंगे, बाकी बटाई में थी। 3 एकड़ से शुरू किया। सारी तरह की फसलें जो अपने जिस दिन से आए हैं उस दिन से सब्जी नहीं खरीदी। 1 साल बाद उन्होंने तेल खरीदना बंद कर दिया। अनाज भी खरीदना पड़ता था, कोटे का कभी कभी लाना पड़ता था। बड़े किसान होते हुए भी अपनी सारी चीज़ें, आज उनके पास ये कह सकते हैं कि हमारे पास सारी चीज़ें हैं। उस नौजवान, उसका लड़का घूमने आया,
6 महीने बाद कि पिताजी वहाँ खेत में चले गए हैं तो देख आए जरा। जिस दिन से खेत में आया वो अपने मेडिकल स्टोर खोलने नहीं गया, बंद हो गया। आज वो शानदार खेती कर रहा है, सारी चीज़ें समझ गया है। एक छोटा बच्चा समझता है, पढ़ा लिखा समझता है, तो कहाँ से शुरू करता है। होता ही है कि जिनके पास कुछ जिम्मेदारियां हैं, कभी कभी जो लोग ऐसे भी ट्रेनिंग लेने आए हैं, जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की शादी है, बेटियों की शादियां हैं, कर्ज है, तमाम समस्या है, वो देर से शुरू हो रहे हैं। जो मौका मिला वो कर डाला खेत में, जो नहीं मिला वो नहीं अभी किया। लेकिन अभी भी कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो समझने के बाद किया ना हो। लेकिन 3-4 दिन समझने की शर्त रहती है कि समझेंगे पूरी बात, आज क्या निकलती है, उसके क्रम में कल क्या निकलती है, परसों क्या निकलती है, तो ये बात समझना है। तो हम लोग धीरे धीरे इसको शुरू करते हैं। तो पहले आपस में कुछ चर्चा कर लें। आप लोगों के गांव में अब तो पानी के बर्तन आ गए हैं, स्टील के बर्तन आ गए, फ्रिज आ गया, बोतलें आ गई, सब आ गया है। इसके पहले क्या था? घड़ा था। और दूर में जाइए, आप बुजुर्ग हैं, 10-50 साल चाहिए, पहले घड़ा ही था, चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो। अच्छा, घड़ा था तो घड़ा बनाने वाला का चित्र बनता है क्या गांव में? उसे क्या कहते हैं जो घड़ा बनाता था? कुम्हार। घड़ा आप बना सकते हैं? जो कुम्हार थे उनके बाप ने बनाया होगा, उनके बाप के बाप ने बनाया होगा, और उनके बाबा के बाबा ने बनाया होगा। कितनी पीढ़ियों से प्रैक्टिस की होगी, एक ही बार में बन गया होगा का? नहीं। कितनी बार में बात, जब पीढ़ियों से उन्हें कुम्हार 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 कुम्हार, वो कुम्हार कुम्हार ही तो है। पीढ़ियों से उसके इस अभ्यास का एक परिणाम आया, घड़ा बन गया। अच्छा, घड़ा जब ना रहा होगा तब का बताइए जरा, कल्पना करिए, सोचिए। जब घड़ा ना रहा होगा हम लोग कहाँ रहते थे पहले? अब तो गांव बस गया है, घर बन गया है। पहले हम जब पैदा हुए थे, मानो पैदा हुआ तो घर बना रहा होगा क्या? कहानियों में सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, तब हम लोगों ने बताया होगा। कहाँ रहते थे? तभी तो यही बताते, जंगलों में रहते। जंगलों में। तो जंगलों में 12 मास पानी, प्यास तो लगती होगी, पानी कहाँ पीते होंगे? कि बिना पानी के पहले रहते थे? ज़्यादातर कहते हैं कि नदियों के किनारे ही सभ्यता, मानवता जो रही है, मानव रहा है, तो नदियों के किनारे जहाँ पानी था वहाँ आश्रय में रहे हैं, क्योंकि पानी प्यास तो बार बार लगती, ठीक है ना। तो पानी प्यास लगती थी, हम नदियों के किनारे थे। नदियों से हट के हम आए तो कैसे आए, उसका साधन क्या था आने का? पहले तो पानी, रात में प्यास लगी बच्चे को तो रात में नदी में जाना पड़ता होगा, तालाब में जाना पड़ता होगा। कोई घड़ा तो था नहीं कि घड़ा भर के रख लें घर में। जब घड़ा आया, पहली बार घड़ा बन गया होगा, तो कितनी समाज में खुशी हुई होगी। ये आदमी दम आ गई कि चलो एक घड़ा पानी लेके खेत में रख सकते हैं, दूर रख सकते हैं, रात को अब नदी में नहीं जाना पड़ेगा, मगर न खा लेगा, शेर न खा लेगा, भालू न खा लेगा। ये तो होता रहा होगा ना। पानी पिलाने के लिए कितने लोग जाते रहे होंगे? कहो एक बच्चा जाए भालू खा ले, एक बच्चा जाए शेर चीता खा ले, ये तो रहा होगा ना पहले। इसमें कितनी परेशानियां रही होंगी जंगल राज में जब हम लोग वहाँ रहते थे। घड़ा बनने के बाद कितना आसान हो गया रहना कि हम घड़े में पानी भर के एक बार दिन में भालू शेर बंदर से बच के और रख लें घर में, और घर बना के रख लें। तो यहाँ तो यात्रा हुई होगी ना कई पीढ़ियों की। इस यात्रा में जिसने सहज किया उसका नाम कुम्हार है। अच्छा, कुम्हार हमें मिल जाता है तो क्या ख्याल आता है? सबके मन में आदर आता है, कृतज्ञता आती है, कि कोई और भाव आता है? जिसने मनुष्य को गांव तक पहुंचाया, यहाँ तक पहुंचाया और इसमें सरल किया हमारा मनुष्य का जीवन, उसका नाम कुम्हार है। और उस कुम्हार के प्रति हमें कृतज्ञता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? किसको किसको कृतज्ञता है कुम्हार के प्रति? आज के पहले कुम्हार को देखने के बाद किसको मन में लगता कि अरे यार इन पुरखों का नाती है, कितना प्यार से लेते हो उसको। आ जाते हैं ना, आपके बिटिया का लड़का है, फलाने का लड़का है, तो कितने प्यार से लेते हैं। रिश्तेदार आ गया, तो ये असली रिश्तेदार हमारा, ये हमारे समाज में है, जिसने हमारा जीवन आसान किया, जीना आसान किया, उसके प्रति आपको कृतज्ञता आती है? चलिए आज से आएगी, आनी चाहिए, तो तालियां बजा दें जरा। कोई भी कुम्हार जाति का मिले तो समझ लो कि ये हमारे वो पैगंबर हैं जिन्होंने हमें गांव तक पहुंचाया, घर में रहना पहुंचाया, सरल किया हमारे जीने को।
अब आप बताइए 150 साल पहले की कल्पना करिए, हम तो 60 साल के हैं, लेकिन हमारे ज़माने में भी परिवार में एक आध जोड़े जूते होते थे पन्ही। जो हमसे पुराने होंगे वो जानते होंगे कि परिवार में एक आध जोड़ी जूते, एक आध जोड़ी कपड़े इस तरह के आने जाने लायक होते थे। और पहले कल्पना करिए, पहले जूते की फैक्ट्री तो थी नहीं जो हम लोग पहन के आ गए हैं, और जंगल था, कांटे थे। पहले की अपेक्षा रास्ते हमारे बहुत शानदार बन गए हैं। अब तो पैदल चले जाइए, ऐसे चले जाइए तो कुछ नहीं, पाँव में कुछ ना पहनिए, लेकिन इससे पहले तो थोड़ी दूर जाइए तो कांटा खूटी गुखरू कितने पैर में रहती थी, गुखरू में चल नहीं पाते थे लोग। हल जोतना, खेती करना, तमाम काम बाद में अभ्यास आया, कांटे निकालना, दौड़ना, रात में जाना, दिन में। अब तो दिन में उजाले में जा रहे हैं, तब तो खेतों में रात में जाना, पानी लगाना, तमाम काम करना था। अगर हमारे पैर में जूती नहीं होती तो कैसा होता? आसान हो पाता है सब काम करना? आज जो हम लोग ये जूते, ये टाटा के ये तमाम जूते पहने घूम रहे हैं, हमारे पैरों में बिल्कुल कोमल पैर हो गए हैं, गाल जैसे पैर हो गए हैं, और ऐसे पैर हमारे हो पाते? ये कृतज्ञता की बात है? का किसने बनाया? ये काम किसने सरल किया? हैं? मोची ने। अगर वो हमारे बीच में कोई इसका कलाकार नहीं होता, इसका जानकार नहीं होता, विशेषज्ञ नहीं होता, तो हमारी क्या हालत होती? आज हम वहीं खड़े होते, सब कुछ हो जाते, 21वीं सदी में जाते, लेकिन बिना जूते के रहते। गुखरू होती, बड़े बड़े कांटे लगते, धूप लगती, जाड़ा लगता, सब लगता। तो हमारे बीच में वो जो शिल्पी था, वो जो ऐसा शिल्पी था जिसने हमें मानवता को पूरी की एक रास्ता दिखा दिया, एक सरल कर दिया, जीना आसान कर दिया, दौड़ना आसान कर दिया, खेत में जाना आसान कर दिया, कांटा कूटी में आसान कर दिया, रात में आसान कर दिया, बिच्छू सांप से बचाया, तमाम चीज़ों से बचाने वाला काम था। उसका नाम है चर्मकार। उसके प्रति कृतज्ञता आनी चाहिए। आज हम कह देते हैं यस्सी है, फला है, ढका है, तमाम कैटेगरियों में बांट दिया है, लेकिन उसके प्रति कृतज्ञता बनती है कि नहीं बनती? जो काम हमारे भाई ने नहीं किया उन्होंने करके दिखाया, और एक पीढ़ी नहीं, दर्जनों सैकड़ों पीढ़ी गंवा दी उन्होंने एक ही काम में। जानवर से चमड़ा निकालना, सुखाना, उसको फिर पकाना, पकाने के बाद जूते बनाना, ये छोटी कला नहीं, ये बहुत बड़ी कला है। और इस कलाकार का नाम है चर्मकार, मोची, चमार, जिस भाव में जिस रूप में कहिए। लेकिन उसके मिलने के बाद उसका बच्चा मिलता है, उसके खानदान का मिलता है, तो हमारे मन में क्या आता है उसके प्रति? दूर बैठ जा, नीचे बैठ जा, छूना, ये ना कर, ये भाव आता है। अभी हम मानव बन पाए हैं क्या? हमने बहुत पद ओढ़ लिए हैं, पंडित जी बन गए, ठाकुर साहब बन गए, त्रिपाठी जी बन गए, दुबे जी बन गए, सेंगर, तोमर, तमाम चीज़ें बन गए, यादव जी बन गए, सब बन गए, और उनसे दूरी बना ली जिन्होंने हमें आसान किया जीना। बनाया है कि नहीं बनाया? वहीं तो हम खड़े हैं सब लोग। अभी हम मानव बन नहीं पाए हैं, और बहुत सारी बातें कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारे रास्ते बता रहे हैं, दूसरों को समझाने जा रहे हैं, समझे तो हम ही नहीं। उनको देखते ही हमारे हृदय में क्या भाव आने चाहिए, इस भाव की पकड़ अपने में है? अगर नहीं है तो अभी हम पूरे मानव हुए हैं क्या? ये यात्रा हमें पूरी करनी है। आप याद करिए, यादव हैं, पाल हैं, जो पशुपालन का काम करते हैं, उनको आप साधारण मानते हैं? उनके पुरखों ने कभी शेर भी पकड़ा होगा कि इसको भी बांध के देखें जरा, सारा दूध देता है कि नहीं देता है, ये पालतू है, हल में जोता जा सकता कि नहीं जोता जा सकता, किया होगा ना? अरे पहले तो जानते नहीं रहोगे, और शेर ने खा लिया होगा, अरे यार ये तो खाने वाला है, इसको सारे करना ही नहीं। भालू को पकड़ा होगा, कुछ ने तो नचाना वचाना सीख लिया, कंट्रोल करना, ये सारे काम करना उन्होंने अभ्यास किया, हाथों की भी कोशिश की होगी, उसको भी पकड़ना सीख लिया, घोड़ा, गधा, सबको किया होगा ना, सियार, लोखरी, सब पे, सांप, नेवला, इसको भी सारे को, ज्ञान को इधर उधर ट्रांसफर करना, पर परागण का काम, मधुमक्खियों का काम, तितलियों का काम, कि भाई इस ज्ञान को इस गांव से उस गांव, उस गांव को उस गांव, भिक्षा से अपना काम चला रहे हैं, इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, ये थोड़ा काम है। आज हम नफरत करते हैं उनके बीच में, अरे ये ठीक नहीं है, ब्राह्मण है, अरे ये फला है। व्यापारियों ने कितना बड़ा काम किया, व्यापारियों का काम जानते हैं। आज हमारे घर में इलायची है, आज हमारे घर में काली मिर्च है, हमारे घर में नारियल है, सब जगह मिल जाएगा। ये किसका काम है? कितना आसान कर दिया। हम केरल जाते,
हमारे यहाँ सुपारी है, हमारे यहाँ कत्था है, हमारे यहाँ पान है। ये सारी चीज़ें व्यापारियों ने इधर का उधर, और ज्ञान को भी फैलाते रहे। यहाँ की चर्चा अगले गांव में, अगले गांव की चर्चा अगले गांव में, और व्यापार भी आपको सरलता से पहुँचा। आज हम व्यापारियों से नफरत करते हैं कि लूट रहे हैं। तो अभी हम मानवता की श्रेणी में आए हैं कि नहीं है, ये भी हमको जांचना चाहिए कि अभी हम सोचते कैसा है, विचारते कैसा है, और फिर जीते कैसा है, ये आना चाहिए। इसके बाद में सारे पद आते हैं। ठीक है, तो आज से हम इस बात को ध्यान रखेंगे, जब कोई भी मिलता है तो उसको देख लें इनके पुरखों ने कितना बड़ा, कोई बिना काम किए नहीं रहा है। हर व्यक्ति जिसको हम जाति कहते हैं, वो हर प्रेम भाई बताते हैं कि ये ज्ञाति है, जाति नहीं है, ज्ञाति है। इस ज्ञाति के कारण हम जाने जाते थे। हमें कोई हमारा बदल दे भला, हम नहीं बदलना चाहते हैं। हम जिस ज्ञाति से आए हैं, जिस जाति से आए हैं, तो हमें अभिमान है उसका स्वाभिमान है हमें उस पर, हमारे पुरखों ने किया है उस काम को। तो सबसे पहले हमें समाज में, जब हम खेती की परिभाषा को जानना चाहते हैं, खेती को समझना चाहते हैं, खेती की कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम गांव में जाते हैं। तो ये बाहर वाले जूते उतार के गांव में जाएं और समझ के गया गांव में ये लोग रहते हैं, इन लोगों की बड़ी तपस्या है, सब लोगों की, भेदभाव छोड़ के जाएं। तो पहली तो बात यही है। अब दूसरी बात, हम जीतू हम कुछ परिभाषित कर दें, चूँकि सब लोग सभी सेक्टर से आए हैं। देखिए तो कौन कौन सा सेक्टर है यहाँ। पढ़ने वाले लोग भी हैं, कुछ नौकरी वाले लोग भी हैं, कुछ नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं। तो जान तो ले भाई आगे क्या है। अभी तो हमारे यहाँ क्या है कि अभी भी हमारे स्कूलों में कोई परिणाम नहीं बताया जाता है, फंसा दिया जाता है। चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं भैया, क्या कर रहे हैं? मेरा बीटेक सिविल इंजीनियरिंग ओवर हो गया, अभी खत्म हो गया। ठीक है, अब डिग्री ले ली आपने। हाँ, चलिए 5वीं पास किए होंगे तो कुछ मिला होगा। क्या मिला था? रिपोर्ट कार्ड मिल गया था। रिपोर्ट कार्ड मिला, फिर और टीसी लेकर के दूसरे में गए। 8वीं पास करके फिर कुछ मिला होगा, हाई स्कूल पास करके कुछ मिला होगा, इंटर पास करके कुछ मिला होगा। अब सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसमें भी कुछ मिल जाएगा। लेकिन न तो वो भोजन है, न वो आजीविका का साधन है। अच्छा एक बात बताइए, किसी दुकान में आप जाते हैं और आप आलू लाते हैं, तो 4 ठो आलू उसमें ख़राब निकल गए, तो करीब घर होगा तो लौटाने चले जाएंगे कि सड़े हुए आलू दे दो। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कितने लोग जाते हैं? ख़राब सामान दे दिया अगर किसी ने धोखे से उसमें, तो कुछ लोग लौटाते हैं, कहते हैं कि नहीं, शिकायत तो करते ही हैं। फटा जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अच्छा अगर नौकरी नहीं लगी, ये यूनिवर्सिटियाँ, ये स्कूल, ये कॉलेज, ये शिक्षा जितने क्षेत्र हैं, ये तो गारंटी लेते हैं ना कि नौकरी मिलेगी, आप डिग्री कर लीजिए। बीएड करने के बाद नौकरी मिलती थी, बीएड वाले भी बेरोजगार चले। इंजीनियरिंग ना, इंजीनियर तो लग गया। हमारे यहाँ क्या हुआ था, एक घटना घटी थी। एक काला गांव है जीतू, हमारे गांव के बगल में। तो एक निषाद परिवार की महिला थी, तो अपने बच्चे को डोलची में भर के लाई। बीमार था वो, छोटा बच्चा बीमार हो जाता है, अस्पताल आई। तो अस्पताल ने कहा कि दादी बच्चे वाला डॉक्टर वहाँ रहता है, कलेक्टर साहब के बंगले के पास बगल में, और वहाँ चले जाओ तो वो आ जाएंगे, तो दवा कर देंगे। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है बच्चों वाला। तो अपना बेचारी धरे धरे पानी बरसा छाता लगाए अपना चली गई वहाँ। रिक्शे में बैठ के रिक्शे वाले से पूछा कि पढ़ो, तुम पढ़े हो? कहाँ? हाँ थोड़ा पढ़े हूँ। कहा डॉक्टर लिख रहा है इसमें, डॉक्टर कहीं लिखा है कलेक्टर के बंगले के बगल में, तो जिला कलेक्टर लिखा था, बगल में लिख रहा था डॉक्टर फलाने। अब वो खटखटाए, खूब खटखटाए। तो अब रात में 1 बजे कौन खोले? काफ़ी सुना, किसी ने तो बाहर आया कि बताइए क्या बात है। गेट बंद था। तो कहा मेरा लड़का बीमार है और तुम जो है घर में सो रहे हो, तुम्हारी ड्यूटी है। तो कहा मैं डिग्री कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। तो कहा भवानी खाए डॉक्टर कह के लिखे रहते हैं, तय बिस्कौना बनो। हाँ डॉक्टर लिखे आता है, तो कहे क्या डॉक्टर आई। अब मैं 1 घंटा तो ही बुलाओ, तो 1 घंटा में बोले असली डॉक्टर न हुआ। मतलब ये देखिए कि इंजीनियर लिखा है, उनसे कुछ पूछ लिया जाए तो लिखा भरा है, बाकी काम थोड़ी मिला है। तो कितने लोग हैं जो डिग्रियां लौटाने जाते हैं कि तेरी डिग्री से हमें कुछ नहीं मिला, तो मेरी फीस वापस कर। तो ये तो ज़बरदस्ती की बेईमानी हो गई सरकार की।
कि भाई तेरी डिग्री से कुछ मिला नहीं, गारंटी तूने लिया था कि पढ़ेंगे तो कुछ बढ़ेंगे, अब पढ़ तो लिया, बढ़ नहीं रहे हैं, तो ये तो अधूरा काम हो गया। इस पर सोचना चाहिए। अभी पैकेट लौटाने को बता ही रहा कि लौटाने चले जाते कि तेरा पैकेट खुला था। तो चलिए समझ लेते हैं पहले इन सारी चीज़ों को। आजीविका के जितने साधन हैं मूल तो उसका विश्लेषण कर लेते हैं। ये पहले हम लोग तर्क इसलिए लाते हैं कि 3 दिन तक तर्कों में आप लोग सोचें। तर्क पहले दिन हम पूरे तर्कों के साथ बात करते हैं कि 3 दिन तक आप सोचें कि ये विचारणीय विषय है कि नहीं। खेती तो बात की चीज़ है, खेती तो हो जाएगी, खेती कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन तर्क समझने हैं तीनों दिन। रोज़ छोटे छोटे बात आएंगे, आपको लगेगा अरे यार ये तो मैं जानता हूँ, ऐसा मैंने सोचा क्यों नहीं पहले। हमने आप सबकी सोचों को करीने से रख के प्रस्तुत करना भर किया है। कुछ चीज़ें नियम पकड़े हैं, प्रकृति के नियम पकड़े हैं, सारी चीज़ें पकड़ी हैं, उसको समझ के अपनी बात रखते हैं तो बात ठीक तरह से चली जाती है। बस इतनी सी बात है। कुछ लोगों को तो आने के बाद समय नहीं होता, वो मौज मस्ती में आए और चले गए, तो उन्हें अब कहते हैं वो भी नहीं समझ में आया। करना तो बड़ी चीज़, जब समझा ही नहीं तो क्या समझ में आएगा। तो बड़ा अभ्यास करना पड़ता है भैया समझ के। तो आजीविका के जो प्रमुख साधन हैं, साधनों का विश्लेषण। तो एक तो आप ही से मैं बात करना चाहूंगा कि आजीविका समझ रहे हैं आप कि नहीं। आजीविका मतलब अलग अलग आजीविकाएं हैं जिनसे हमारे परिवार के खाना पीना, ओढ़ना पहनना, जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं। उसे किसी भी साधन से होती हैं। वो साधन हमारे आजीविका का साधन है जो हम करते हैं, अलग अलग करते हैं। कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, कोई खेती से अपना परिवार चलाता है, कोई मजदूरी से चलाता है, कोई भिक्षा मांग के चलाता है, अलग अलग तरीके हैं। तो उनको साधन कहते हैं। तो उनका विश्लेषण कर लिया जाए आज, तब फिर शुरू किया जाए कि आवर्तनशील खेती क्या है। तो कौन कौन से साधन है आप लोग बताएंगे? चलिए शुरू करिए, जिसको जो आता हो। कहाँ से परिवार चलाने की हमें जो साधन मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, तो ये इस तरह के मैं एक बिजनेस कर सकते हैं। हाँ कुछ भी, तो क्या करते हैं, खेती से मिलता है आजीविका का साधन। तो चलिए एक तो खेती हो गई, खेती बाड़ी, इससे आजीविका सुनिश्चित होती है, कुछ लोगों की इससे चलती है। दूसरा क्या साधन है इस देश में जी? व्यवसाय। हाँ अच्छा, व्यापार। चलिए उद्योग व्यापार, और बताइए। जी नौकरी चाकरी। गलत लिखूं तो टोक देना। और क्या साधन है? मान लीजिए तीनों नहीं है आदमी के पास, तो क्या है, कैसे अपना पेट तो बहुत से पालते हैं ना। अगर ये तीनों नहीं है, मान लीजिए हमारे पास खेती भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, व्यापार भी नहीं है, तो भी तो हम जीते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं अपने बीच में मजदूरी करता है। चलिए मजदूरी करता है, मजदूरी भी है। अच्छा चलिए, ये अगर हमारे पास खेती भी नहीं, नौकरी भी नहीं, व्यापार भी नहीं, मजदूरी भी नहीं कर पाते, हाथे पैर नहीं है, कमज़ोर है, या मन नहीं है कि हम मजदूरी कोई काम करें, बिना काम के खाते हैं, तो ऐसा भी तो कुछ काम है। ये तो प्रतिष्ठित काम है, बताते थे हमारे यहाँ तो प्रतिष्ठा मानी जाती। अब तो उसको कुछ गड़बड़ कह दिया है। नहीं तो हमारे यहाँ तो कहावत थी एक कि उत्तम खेती मध्यम बान और निषिद्ध चाकरी भीख निदान। मतलब नौकरी से तो अच्छा कहते थे भीख है। हमारे यहाँ रीवा रियासत है, वहाँ जितनी झोलियाँ चलती थी भीख की, उतना वो प्रतिष्ठित परिवार माना जाता था। 4 झोलियाँ हैं तो इतने आ जाएगा, ऐसा माना जाता था भैया, लायक भैया, ऐसा था। तो अब थोड़ी दिन से बंद हो गया। अब उनके बच्चे पढ़ने निकले, उन्होंने बंद करा दिया है, कानून में बता दिया कि भिक्षावृत्ति अपराध है, तो ऐसा कर दिया है। तो चलिए इनका विश्लेषण कर लेते हैं। तो खेती पाती में क्या क्या मिलता है?
खाने पीने की वस्तुएं मिलती हैं, ठीक है। और क्या नहीं होता, होता क्या नहीं है इसमें? खाने पीने को तो सब कुछ लिया जा सकता है, खाना, कपड़ा, हाँ सब, मतलब खाने पीने कपड़ा लत्ता जितनी ज़रूरतें हैं ये तो खेती से आती ही हैं, ठीक है ना। चलिए, और उद्योग व्यापार में क्या होता है भैया जी? बोलिए बोलिए, खुल के बोलिए। अरे अपना मंच है ये, अपना खुल के। व्यापार में क्या मिलता है? चलिए, पैसा मिल गया। और भी कुछ होता है व्यापार में? अब मान लीजिए मैं आटा चक्की लगाए हूँ तो व्यापार कर रहा हूँ, लेकिन मैं आटा भी तो होगा मेरे पास। तो हर व्यापार में कोई वस्तु होती है, एक हो या दो चार हो, कोई वस्तु होती है और एक पैसा होता है, ठीक है ना। और इसमें नौकरी चाकरी में क्या होता है? इसमें क्या मिलता है? वस्तु मिलती है क्या? इसमें पैसा सिर्फ होता है। चलिए, मजदूरी में क्या मिलता है? पैसा मिलता है। और भिक्षा में क्या मिलता है? अब खाने पीने की वस्तुएं, पैसा। हाँ, खाने पीने कपड़े भी मिल जाते हैं। चलिए, तो मजदूरी में भी पैसा है, नौकरी में पैसा है, उद्योग व्यापार में पैसा और वस्तु है, भिक्षा में भी वस्तु और पैसा है। तो ये बराबरी का काम ना हो गया? व्यापार और भिक्षा तो बराबरी का हो गया, कुछ पैसा भी नहीं लगना, लागत भी नहीं लगनी, और वस्तुएं और पैसा दोनों मिल जाए। इन्वेस्टमेंट लगता है। इन्वेस्टमेंट इसमें तो कुछ नहीं लगना। तो कितने लोग इस धंधे में जाना चाहेंगे? हाथ उठाएं जरा, नीचे वाले से शुरू करते हैं। इसमें कुछ नहीं लगना, बिना लागत के है ना, शिक्षा की जरूरत है, इसमें पढ़ाई भी नहीं चाहिए, डिग्री भी नहीं चाहिए, इसमें बड़ा आनंद है। कितने लोग जाना चाहेंगे? कोई नहीं जाना चाहता। चलिए, दूसरे वाले में कितने लोग चलना चाहेंगे? मजदूरी वाले में वहां भी कुछ नहीं लगना है, फावड़ा लगना है। नहीं फावड़ा हो तो ईंटा गरा कर लिया जाता। और यह कानून भी बन गया है, रोजगार गारंटी भी लागू हो गई है। कुछ नहीं जाना चाहता ना, कोई बात नहीं। अच्छा, नौकरी चाकरी में कितने लोग जाने के इच्छुक है? देखिए भाई, कुछ सहयोग करिए, स्वेच्छा से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भाई साहब की तालियां बजाई जा रही हैं इनको, भाई साहब को संकोच टूटा। चलिए भाई साहब, आप नहीं जाएंगे क्या भाई साहब? नहीं, पहले लिख दीजिए कि नहीं जाना। जाना चाहता तो हाथ उठाइए, संकोच ना करिए। चलिए, जाना चाहते हैं आप, कोई बात नहीं। और खेती बाड़ी में कितने लोग जाना चाहते हैं? अच्छा, ये इसमें कोई शौक से जाना चाहते हैं? क्यों जाना चाहते हैं भाई, ये तो बड़ी बात। चलिए, बहुत लोग जाना चाहते हैं। अच्छा, चलिए धन का भी समझ लिया जाए। धन का समझ लिया जाए कि इसमें कौन सा धन है। धन 3 प्रकार के होते हैं, पहले मैं बता दूं। 3 प्रकार के धन। पहला धन जीतू, एक होता है बढ़ता हुआ धन। बढ़ता हुआ धन कहते हैं 1 का 2, 2 का 4, 4 का 6 ऐसा हो जाए, उससे कहते हैं बढ़ता हुआ धन। जिस काम में, जिस साधन में 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 ऐसा हो जाए, उसे कहते हैं बढ़ता हुआ धन, ठीक है। और एक दूसरा होता है स्थिर धन, यानी वो न बढ़ता है न घटता है। घट तो सकता है लेकिन बढ़ता नहीं है, स्थिर ज़्यादातर रहता है ज़्यादा देरों तक। जैसे मान लीजिए आपने सोना रख लिया 1 किलो, अब ये पाइप लगा है तो ये गड़ा ही रहेगा ऐसे, ठीक है ना। सोना है तो रखा ही रहेगा ऐसे। इसको आप गाड़ दे, दो खंभे बनाना चाहे तो नहीं बनेगा, चाहे 100 साल गाड़ी रही तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो एक होता है स्थिर धन, स्थिर अस्थिर, अस्थिर भी हो जाता है। एक होता है घटता हुआ। अब तीनों होते हैं इसमें, तो आपको पहचानना है कौन किस में है। चलिए, खेती में कौन सा धन होता है, आप भी लोग बताइए। 3 धन है, 3 धन में एक को भरना है, कौन सा भर दूं इसमें? हैं? क्यों भैया, बढ़ते हुए के कारण बताना पड़ेगा, ऐसे ना मानेंगे हम। कारण ये है कि जितना उसमें पैदा कर लोगे, बेचोगे, उसमें उतना पैसा बढ़ता रहेगा। बेचने खरीदने की बात नहीं, बात यह है कि वो 1 का 2, 2 का 4, 4 के 6 की क्षमता है उसमें, ये बताइए। अच्छा, एक बकरी से कितनी बकरी हो सकती हैं? मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 हो सकती हैं कि नहीं?
एक गाय से बढ़ेगी कि घटेगी, आधी हो जाएगी? एक मुर्गी से, एक मछली से, और एक गेहूं के दाने से ज़्यादा दाने कि कम दाने? कम तो नहीं हो जाएंगी आधा पैदा हो खेत में। चलिए एक मूंग से। खेती की कोई भी वस्तु आप अभी से 4 दिन तक बताइएगा कि कोई चीज़ भी घटती है। खेती में जो भी चीज़ें हैं उत्पादन में, वो सारी चीज़ें बढ़ती ही बढ़ती हैं। इसीलिए कहते हैं इसको बढ़ता हुआ धन। गेहूं का बीज डालोगे आपको 10-50 बीज हो ही जाएंगे। सरसों का, मैंने सरसों के 62,000 बीज गिने हैं एक सरसों के पेड़ में। छोटा सरसों, बड़ा सरसों नहीं। मैं जिस अभी बात कर रहा था जिसकी, उन बच्चों की जो लोग मास्टर साहब आए हैं वहाँ अपने खेत में, उनके यहाँ में झोपड़ी में पड़ा था। सुबह उठा तो एक सरसों की फोटो खींची मैंने अपने मोबाइल से। सुबह सुबह कोई नहीं था, वो भी घर चले जाते थे कुछ दिन के लिए, मैं वहीं पड़ा था। मैंने सोचा फोटो खींच रहा हूँ, इसका प्रयोजन क्या है? फिर मैंने देखा कि यार इसमें फलियाँ गिनी जहाँ कितनी हैं, पका आया था। फलियाँ गिनी तो उसमें उन्हें डालें गिनी तो डालें 23 थी। फिर फलियाँ गिनी, फिर फलियों गिनने का क्या मतलब है? फिर 3 दाने निकाले कि दाने गिने जहाँ पूरी। तो कैसे गिने? तो एक हमने आइडिया निकाला कि डालें और डालों की 3 फलियाँ तोड़ी जाए, एक ऊपर की, एक बीच की, एक नीचे की, और उनके दाने थोड़े फिर थाली में गिराए और गिने, एवरेज निकाल लिया कि इतने दाने हैं। एक में 62,000 दाने निकले थे उसमें, एक सरसों के पेड़ में 62,000 दाने। अब बताइए इतने गुणा जीवन में किसी चीज़ से हो सकते हैं? तो बताइए, नौकरी में तो नहीं हो सकते, धंधे में भी नहीं इतने हो सकते। समझ रहे हैं ना आप? तो ये बढ़ता हुआ धन है, सही है, लेकिन तर्कों के साथ। अब ये बढ़ नहीं रहे किसान, इसके पीछे कोई कारण होगा। प्रकृति में कोई कारण नहीं है, प्रकृति में तो ये बढ़ता हुआ है। लेकिन हमारे जो जिस तरह के हमने ये अपने दांव पेंच वाली व्यवस्था बनाई है, इसके कारण बताएंगे, बाद में चर्चा में आएगा। लेकिन इसका कोई कारण होगा, लेकिन है बढ़ता हुआ धन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब चलिए, व्यापार में घटता हुआ है कि बढ़ता हुआ है कि अस्थिर है? तीनों में से एक इसमें बताइए। अस्थिर, ठीक है। क्यों? जिन्होंने बताया भैया उनको बताना ही पड़ेगा। क्यों अस्थिर क्यों है? फिक्स नहीं रहता ना। कैसे? कोई उदाहरण बताइए किसी व्यापार का। जैसे कोई दुकान खोला, हाँ, उसका कभी चल दीपावली में चल गया और नहीं चला, वो नॉर्मल नहीं चला तो घाटा हो गया उसको, चल के फायदा हो गया। व्यापार में अगर किसी को घाटा लग गया तो उसे क्या कहते हैं? एक शब्द है, और इससे बड़ा शब्द है। व्यापार टूट गया, खत्म हो गया, क्या कहते हैं? दिवालिया। इसमें एक शब्द है दिवालिया। दिवालिया हो जाता है ना इसमें शब्द। चलिए ये पकड़े रहिए, ध्यान करिए, मैं पूछूंगा। और तीसरा है, आपने बताया नौकरी चाकरी, ये इसमें पैसा मिलता है तो घटता हुआ है कि बढ़ता हुआ है? अच्छा, जैसे मान लीजिए हमको 1 लाख वेतन मिलेगा, तो 1 लाख रखा रहेगा, फिक्स रहेगा कि वो खत्म हो जाएगा? ये हमेशा घटता है। पैसा, मुद्रा जहाँ है वो घटने के लिए ही है, बिना घटे कुछ जोड़ आपको दे नहीं सकती। आटा लेंगे, तेल लेंगे, फीस देंगे, कुछ भी करेंगे आप। नौकरी कर रहे हैं तो फीस तो देंगे, खाना तो खाएंगे, दूध से दूध तो लेंगे, सब्जी लेंगे, जो भी उधारी लेंगे वो 20-25 तारीख तक वो पैसा आपका ख़त्म हो जाता है। 30 तारीख को आए, 1 तारीख को दूध वाला खड़ा है, 1 तारीख को सब्जी वाला खड़ा है, किराने वाले के उधार लाए हैं, कपड़े वाले के यहाँ से आए हैं कि बहन जी का वेतन मिलेगा। अब वो सब बांट आती हैं, बांटती हैं कि नहीं? अगर रुकता होता तो उनके पास पैसा होता, रुकने वाली चीज़ थोड़ी है। इससे तो सब आपको लेके खरीद के खाना है, वही आपके पास है। एक ही चीज़ है पैसा, ये घटता हुआ धन है। ये आप सोच के बताइएगा कि बढ़ता कैसे है। उनके पास पैसा है, नौकरी चाकरी वालों के पास चमक में, ये दिमाग हटाइए, वो तो कृत्रिम रूप से है, वास्तविक रूप से कुछ नहीं हो सकता। या तो फिर बेईमान बनिए, चोर उचक्के बनिए, तो फिर चाहे जो कुछ करती रहिए, हो जाएगा। अब चलिए, मजदूरी वाले में कौन सा धन है? ये तो घटता ही वाला है, ये तो बढ़ना कभी है ही नहीं है।
यहाँ का तो चर्चा नहीं है, ये तो बिना चर्चे की है। इस तरीके से हम तर्कपूर्ण धन से धन को समझते हैं, लेकिन कहाँ लोग दौड़ रहे हैं लोग? जहाँ धन नहीं है, असली धन नहीं है, घटता हुआ है, तो यहाँ क्या होता है? रिश्वत कहाँ ली जाती है? खेती में कि व्यापार में? रिश्वत यहाँ ली जाती है। रिश्वत लेना अच्छा काम है सभी जगह, पूरे नहीं अगर पूरा पर, इसलिए घर का आदमी ले तो अच्छा काम, हमसे कम ले तो बुरा काम। भाई नौ खाई तेरा की भूख, इसी को कहते हैं हमारे यहाँ देहाती कहावत कि नौ खाए तेरा की भूख। मतलब 9 मिल रहे हैं लेकिन 13 की भूख बनी हुई है अभी भी। ये सिर्फ नौकरी में रिश्वत होती है, व्यापार में नहीं है, खेती में नहीं है, मजदूरी में नहीं है, और इसमें नहीं है। ये रिश्वत का काम सिर्फ नौकरी में होती है, इसलिए होती है कि वहाँ भय होता है कल क्या होगा, और बिना पैसे के उनका कुछ होना नहीं। परिवार छूट गया, गांव छूट गया, सब छूट गए, रिश्तेदार छूट गए, किसी के लिए किया ना। अगर पैसा न लाएंगे तो पत्नी भी छूट जाएगी, बच्चे भी छूट जाएंगे। इसलिए रिश्वत लेना उनकी मजबूरी हो जाती है। ठीक है ना? तो ये समझना है। अब आपको समझना है कि अब ठीक है, खेती की परिस्थिति इस समय खराब है, लेकिन प्राकृतिक रूप से उसकी व्यवस्था अच्छी है, प्रकृति में कोई गड़बड़ नहीं है। अब बीच में छेड़छाड़, जैसे हमारे यहाँ तक कोई पाइपलाइन बिछ जाए पानी के लिए, पता चला बीच में पानी किसी ने टुल्लू पंप लगा लिया, हमारा पानी खींच लिया, तो हमारा पानी चढ़ ही नहीं रहा है यहाँ, तो वो तो गड़बड़ है। कोई हमारी कमाई को दूसरा कोई अपना छेद कर लिया है, हमारी न समझी बस, हम न समझ है तो छेद कर लिया है, तो फिर वो गड़बड़ है, हमारी न समझी है। अन्यथा इसमें है तो बड़ा काम, इससे ज़्यादा तृप्ति कहाँ होगी? किसी नौकरी वाले को तृप्त होते देखा? 60 साल हो गए, न परिवार के, न घर के, न गांव के, और जिनके हैं उनके लिए पैसा कम जाता है, 60 साल बाद पेंशन आती है, पेंशन में तृप्त नहीं होते। जो 100 की स्पीड में चल रहा हो उसे साइकिल दे दो या बैलगाड़ी में बिठा दो तो गरियाएगा और थकेगा, तो बीवी बच्चे क्या करते होंगे? अच्छा ये बताइए, अभी वृद्धाश्रम खुले हैं तो किनके माँ बाप के लिए खुले हैं? खेती वालों के। खेती वालों के कोई माँ बाप को भेजते देखा है ना? बताइए आप कहीं ढूंढ के खेती वाला आदमी अपने माँ बाप को दे आया हो वृद्धाश्रम के, ले लो भैया। गांव में सारे को रहने न देगा कोई, नौकरी वाले देते हैं? नौकरी वाले देते हैं। अभी ये तो बड़े हैं, बहुत बड़े हैं भाई, इनके पास तो पैसा है, रुपया है, ससुर का माँ बाप देते हैं। माँ बाप इनके पैसे से कम पूंजी के हो गए। अरे उनके नौकरी वालों के ससुरों के पूछता ही नहीं, न टाइम है, न घर है, न खाना है, न सेवादार है, न कुछ। उनकी खुद यही हालत हो रही है। वो इसलिए भेजते हैं कि उन्हें भी जाना है उसमें, उनके भी लड़के भेज देंगे वहीं। भाई हम लखनऊ गए हैं, कोई दिल्ली चला जाएगा तो दिल्ली में नहीं रख पाएगा, दिल्ली वाला अमेरिका हमारा नाती चला जाएगा, तो हमें तो सबको वही स्लाटर हाउस में जाना है। वो तो स्लाटर हाउस हैं चलते फिरते वृद्धाश्रम, तो वहाँ तो हमको जाना ही है। तो ये नौकरी में, तो चलिए जितने लोग अपने माँ बाप को स्लाटर हाउस में भेजना चाहते हो वो नौकरी के लिए हाथ उठाएं। कितने लोग भेजना चाहते हैं? कितने लोग नौकरी करेंगे? माँ बाप को स्लाटर हाउस में मजबूरी है। वो पत्नी के साथ जीना बनता है। वो कहते कि इनको हटा दो, हटाना ही पड़ेगा, कि पत्नी को हटा देंगे, वहाँ पे बिगड़ेगा कुछ ना कुछ एक काम। अब वहाँ तो ऐसी स्थिति होती है कि DIG पंडा थे एक, वो राधा बने घूम रहे हैं। राधा बने उनका कोई वो सोच नहीं, भक्त नहीं है, वो घर में फिट नहीं हो पाए, ये घर को व्यवस्थित नहीं कर पाए, IPS बन गए, इसलिए राधाबाद में राधा ही बनना ठीक था उसका। इस तरह बहुत कहानी है। तमाम सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, वो सब नहीं। मतलब दोनों पर माँ बाप को भी चाहते हैं, पत्नी को भी नहीं छोड़ना चाहते। दोनों के बीच में अब शर्त रख दी पत्नी की, ये तो तू रहेगा, ये तो मैं रहूँगी, नहीं तेरे माँ बाप न रहेंगे। अब तो बताइए वो राधा बनेगा, ये तो राधा बन जाए, ये तो नौकरी छोड़ दे, तो नौकरी तो छोड़ेगा नहीं, बड़ा परिश्रम किया है उसके लिए। तो भैया अगर गड़बड़ होना हो अपने जीवन को, नाती बहुत सारी कहानी है इसकी, ढेर सारी, आप अध्ययन कर लीजिए। IAS IPS अब तो रिटायर हो गए हैं ना, अब दूसरी पीढ़ी आ गई है, उनके आप अध्ययन कर लीजिए उनकी क्या हालत है। मैं अभी एक दिन की छोटी घटना बता रहा हूँ। मैं छतरपुर से आ रहा था,
मैं आ रहा था बांदा, तो एक रिक्शा चालू ऑटो रिक्शा वाले को ले गया था कि घर से झोला झंडी है तो ज़रा उठा लाते हैं। वो चला गया। अब वो नहाए धोए, बड़े कपड़े अप टू डेट बने, तिलक लगाए बैठे। तो मैंने कहा कि नाम बताओगे? जब सामान रख लिया बाद में तो बताया अपना, फलाने शुक्ला। हमने कहा बहुत बढ़िया, कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ के तो नहीं होगे तुम। कहा नहीं, हम चुरियारी गांव है वहाँ छतरपुर ज़िले में, हम पहचानते हैं, हमारी रिश्तेदारियाँ। हाँ, गाबरा के रहने वाला हूँ। तो यहाँ कैसे आ गए? तो मेरे पिताजी आए थे, तहसीलदार थे। अरे तहसीलदार थे, बहुत बढ़िया। कितने भाई हो? क्या 3 भाई थे। तो तहसीलदार साहब ने तुम्हें किसी जगह लगवाया नहीं नौकरी में? लगवाया था, एमपी रोडवेज में। एमपी रोडवेज में मैं कंडक्टर था। तो चलिए बढ़िया। फिर क्या हुआ? क्या एमपी रोडवेज ख़त्म हो गई? तो मैं भी ख़त्म। तो कुछ मिला होगा, 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये मिला। तो एक मेरा भाई वो है कंपाउंडर है, तो उसका घर में अच्छा था, और एक भाई और शिक्षा क्षेत्र में है तो उसका भी अच्छा था। मेरा वाला टूट गया 2 लाख रुपया। तो मेरी बीवी ने कहा कि देखो इनके घर में फ्रिज है, कूलर है, तमाम चीज़ें हैं, तो 2 लाख रुपये ये पहले वो पूरा कर लिया। बच्चों का अच्छी जगह एडमिशन करा दिया जहाँ उनके बच्चे पढ़ते थे। 1 साल बाद पैसा हमारा ख़त्म। फिर शुरू हुआ तो लोगों से मांगा, रिश्तेदारों से। अब रिश्तेदारों ने एक सीमा है देने की, उन्होंने दी और नहीं दिया। एक हमारी बहन है, उसके पति दरोगा है, उन्होंने हमारे आना जाना छोड़ दिया कि सारे तुम जो है ठीक आदमी नहीं हो। तो भैया हमने रिक्शा ले लिया। आपस में ड्राइवर था वो, कहा मैं ड्राइवर था तो मुझे रिक्शा अच्छा लगा तो मैंने रिक्शा ले लिया बैटरी वाला। अब चला रहा हूँ तो मेरे रिश्तेदार छूट गए। वो कहते तुम्हारा इस तरह नहीं है। मैंने कहा ज़मीन अमान है? कहा 8 बीघे गाँव में है। 3 एकड़ ज़मीन हमारे पिताजी ने 9 एकड़ खरीदी। 3 एकड़ मेरे नाम है, यहीं पास में है तहसील, वहाँ पर है। और 3 एकड़ एटा में है, उत्तर प्रदेश में एटा में मिली, हमारी नानी ने दिया था। बड़े लोग थे जमींदार। कहा नानी में किसी नेक में दिया था मेरे नाना ने 3 एकड़। तो मैंने कहा जाके ज़मीन में करो कुछ। कहा भाई अभ्यास नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। अब अभ्यास ड्राइवरी का है तो ड्राइवरी कर रहे हैं और बच्चे पाल रहे हैं। जब बच्चे रोने चिल्लाने चीखने लगे, अब बच्चों के साथ रहना या छोड़ दे रहा है, तो मैं रिक्शा चला रहा हूँ। अब मुझे ठीक लगने लगा है कि ठीक है, जो कुछ कहेगा आप कह लेगा। 1-1.5 साल हो गया मुझे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए नौकरी वालों की तीसरी पीढ़ी की गारंटी नहीं है। दूसरी पीढ़ी में वो हो सकता है किसी को दांव पेच करके लगा दे कहीं, लेकिन तीसरी पीढ़ी में क्या होगा? एक घर तो एक बना पाएगा ना अपने, उसमें एक घर बढ़िया बनाता है निशान। फिर 4 बच्चे हैं तो खंड खंड करते हैं। फिर तीसरी पीढ़ी में तो अखंड हो जाता है, वो कभी खंडे होने लायक नहीं रह जाता है ना। तो ये स्थिति हो जाती। वहाँ तो बढ़ना कुछ है नहीं। यहाँ तो अपने भाई दिक्कत हुई गांव में तो खेत में चले गए। जहाँ बीघों हैं वहाँ बिस्सों में सिमट जाते हैं, अपने को बड़ा कहते हैं। नौकरी की तीसरी चौथी पीढ़ी आपको बर्बाद मिलेगी, देख आइए चाहे जहाँ देख लीजिए अपनी रिश्तेदारी में। दूसरी बात, एक घर से नौकर हो जाए तो घर से तो नमस्ते हो जाता है उसका। घर वाले उसको दुश्मन मानते हैं और वो घर वालों को मानता है। पत्नी कहती है पहले तुम भाइयों के लिए न करो, करता है। और इसके बाद में कुछ दिन बाद ऐसी बात आती है तो कहता है कि ले अब कहा था ना मैंने कि अब तुम भाइयों के लिए न करो। तो सब बातें सही और गलत निकल के वो चुपचाप हो जा। 60 साल बाद तो कुछ करने लायक ही नहीं रह जाता। अनुभव होंगे आप लोग, नौकरी किए होंगे। भाइयों के साथ है कि अपनी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ ही रहता है आदमी। भाई इस शहर में किसे रख लोगे आप? हमारे परिवारों में जो भाई घर से बाहर निकला है वो एक भाई के लड़के को नहीं पढ़ा सकता, इतनी हैसियत नहीं है। चाहे जितना आपको पैसा मिलता हो, एक बच्चे को नहीं रख सकते, चूँकि आप उसे हे दृष्टि से मानते। वो भी मानता वहाँ जा करके कि अरे यार इनके बच्चे तो इस तरह रहते, मैं शहर रहता हूँ। हमने एक भाई हमारा शहर में आया था, हमने कई बच्चों को प्रेम भाई भेजा, वो बच्चे सारे रुके नहीं, सब भगाए। जो भी गड़बड़ होता हो हमें नहीं मालूम है, लेकिन वो बच्चे नहीं रुके। अपने कारण बस नहीं रुके, उनके कारण बस नहीं रुके। ये स्थिति होती है। तो यहाँ स्थिति है भैया आप खूब चले जाइए स्लॉटर हाउस में, माँ बाप को लेके आनंद पूर्वक जहाँ जाना हो वहाँ जाइए, तो आपकी इच्छा है। तो अब आप देखिए एक जो है और चीज़ों का कर लेते हैं। एक दायित्व है जो बात कर रहे थे, हमारे अपने दायित्व भी हैं कुछ, हम लोग उसको भी अध्ययन कर लें। कितने लोग यहाँ पानी पीते हैं?
भाई हाथ उठाएं जितने लोग पीते हो, मैं देख लूँगा ना पहले कि कितने नहीं पीते। भाई साहब आप नहीं ज़्यादा पानी पीते? चलिए चलिए कोई बात नहीं, सब पानी पीते हैं तो पानी के बारे में चर्चा कर ली जाए। पानी पीते हैं तो शरीर में आपके जो ये शरीर मिला है आपको, ये कितना प्रतिशत पानी है, कितना भाग पानी है इसमें? देखिए इन बच्चों ने पढ़ लिया है तो बता दिया, कोई बात नहीं है। 70% पानी है, 30% में सब है, ठीक है ना। 70 पानी है, 2/3 पानी। किसे कहा पानी? बोरिंग से। बोरिंग से, जेट बोरिंग से, ठीक है। और बताइए, और बताइए कोई नल वाला भी है क्या? कुएं वाला? तो चलिए कुएं से आता है पानी। अच्छा नदी से आता है पानी? कुछ लोग नदी में पीते हैं। तालाब से आता है पानी? कहीं कहीं अभी भी महोबा में तालाब से सप्लाई होती है, बहुत जगह टीकमगढ़ में तालाब से सप्लाई होती है, बहुत जगह तालाबों से सप्लाई होती है। नदियों से पानी अभी भी, नदियों से हमारे कुछ गांव हैं नदी से पानी लेते हैं, अभी भी नदी का पानी वो अच्छा समझते हैं। अच्छा ये बताइए, ये कभी सोचा ये जो पानी आता है हैंड पाइप में, नदियों में, कुओं में, तालाबों में, नलों में, टंकियों में, ये आता कहाँ से? सोचा कहाँ से आता है? बारिश से। इनके लिए तालीम बजाइए, बजाइए सब लोग। देखिए कलकत्ता के किनारे हैं और यहाँ से बता दिया, हम लोगों को नहीं अभी पता। तो बारिश से आता है, चलिए बहुत बढ़िया, बारिश से आता है इसमें पानी। धरती के नीचे भी जाता है तो बारिश से जाता है, बारिश ना हो तो वो भी सूख जाता है। अच्छा अब ये बताइए कि बारिश में पानी कहाँ से आता है? बादल, बादल आते हैं। चलिए बादल आते हैं तो भैया बादल कहाँ से लाते हैं? चलिए समुद्र से लाते हैं। समुद्र कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ भी तो लाते होंगे, यहाँ लाते हैं सजौरा में कि नहीं पानी? तो यहाँ से समुद्र कितनी दूर है? 1600, चलिए कुछ मान लीजिए 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर से ये पानी बादल लाते हैं। समुद्र में पानी कैसा है इसमें भी बात कर ली जाए। और यहाँ पानी बरसता कैसा है? तो ये कौन सी मशीन है, कहाँ लगी है? लगा रखी है बादलों ने, कहीं लगा रखी होगी हैं भाई। यहाँ तो लोगों ने आरओ लगा रखे हैं खारा को मीठा करने के लिए, तो वहाँ भी कुछ लगाया होगा ना। ऐसे कैसे मीठा बना देता है वो? ये प्रकृति में व्यवस्था है, इसको कभी झांक के देखा आपने? इसलिए कि वो बरस रहा है, मिल रहा है, हमें सोचना ही नहीं है उसके बारे में। अरे भाई वो एक प्रक्रिया है, अब जो चलती है उसको चलाए रखना है कि नहीं चलाए रखना है? चलती बरसता रहे कि न बरसे बीच में? पहले से अब कम हुआ है पानी बरसना कि ज़्यादा हो गया है? कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? इसलिए जैसे कोई रिश्तेदार है, आप ना आए तो न पूछें, न समझें, न जाने, न उसको पानी वानी दें, उसका स्वागत सम्मान न करें, दोबारा आएगा आपके यहाँ? तो यही तो हम कर रहे हैं। मतलब बरसता है चला जाए, आ जाए, चला जाए, आ जाए, कोई मतलब नहीं है। अब पानी की तो हमें ज़रूरत है, बिना पानी के हम जी सकते हैं? खराब पानी से जी सकते हैं, खराब पानी पी सकते हैं, मतलब खारा पानी पी सकते हैं। पानी के बहुत सारे रोग हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप ट्रैक्टर लाना, बस लाना, कार लाना, कपड़े लाना सब ठीक है, लेकिन पनिया नहीं आना, वो अच्छा ना आना, तो फिर यहीं से गड़बड़ हो गया। वो बाकी बात तो बाद में है, आप करते रहिए जो कर रहा हो। पनिया नहीं है आपके पास, खेत में सिंचाई के लिए पानी नहीं है, कितना परेशान होते हैं। ठीक है, तो पानी को भैया समझना चाहिए। पानी आता है, पानी की व्यवस्था समझते हैं, बादल लाता है। अच्छा ये बताइए, यहाँ लाता होगा तो पहले उनके पास, जिनके पास ज़्यादा खेती है, बड़े लोग हैं, कार बंगला ट्रैक्टर है, उनके पास देता होगा पानी? पहले उनके यहाँ देता होगा भाई, वो बड़े लोग हैं कि सबका समान वितरण, दादा कह रहे हैं सबका समान वितरण करते हैं। तो भैया प्रकृति में समान वितरण की व्यवस्था है, बराबर। वहाँ छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, जाति पाति कुछ नहीं है ना। हमारे घर में भी, उनके घर में भी, उसके खेत में भी, सबके खेत में भी, मरघट में भी,
मंदिर में भी, मस्जिद में भी, सब जगह भटकता है। तो हमने यहाँ क्या कर रखा है? अब हम ना गड़बड़ होंगे, हम ना परेशान होंगे, हम ना चित्त विचित्त होंगे तो कौन होगा जब हमने यहाँ पे गड़बड़ कर रखा है? बादल कुछ गड़बड़ कर नहीं रहा, समुद्र उसको देता ही है कि जाओ दे आओ जहाँ देना हो, वो रोकता नहीं है, खारे को मीठा करता है, अच्छा सा देता है। और हम यहाँ पे गड़बड़ क्या रखे हैं? हम फलाने कुनबे के हैं, तुम दिखाने कुनबे को, हम फला के हैं, हम इस पार्टी के हैं, हम उस पार्टी के हैं, उस जाति में, यही सब मचा हुआ है। तो पहले पे हमने ऊर्जा यहीं ख़त्म कर दी अपनी। अब समृद्धि और सुख कैसे मिलेगा हमको जब जाते पाति भेदभाव बीत गए हमें? अभी भी मनुष्य में छोटा बड़ा हवे है ना अभी छोटा बड़ा, ये छोटा है, नीचे ऊंचा भी है यहाँ कि नहीं है? बराबर हो गया है ना भैया? तो जब अभी हमारे दिमागों में, हमारे बच्चों के दिमागों में अब ऊंचा नीचा छोटा बड़ा भरा है, इंसानियत नहीं है, किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं है, बादल के प्रति कृतज्ञ नहीं है, पानी के प्रति नहीं है, समझते नहीं है। किसी ने बच्चों को सिखाया कि बेटा पानी बड़ी कीमत से आता है, बड़ी व्यवस्था से आता है, इसको जरा रोको खेतों में, ये जाने ना पाए पाए के ये बड़ी पूंजी है, हर साल आती है। किसी ने किया काम अपना? या अभी पंडित जी पूजा करने के लिए आते हैं तो क्या वो क्या रखते हैं कलश में? जल देवता का स्थान क्या कहते हैं जल को? वरुण को कहते हैं क्या? वरुण। कुछ देर धरते बिना पानी के तो पूजा होती नहीं है। अब आपके यहाँ घनौची है कि नहीं है? कोई पानी वानी भर के रखते हैं पीने के लिए रात में, दिन में, कि सीधे नल से निकालते हैं? बाल्टी में, कलसी में, कसाड़ी में, फ्रिज में रखते हैं। तो खेत भी इसी तरह है। तो हमको जितना पानी का स्थान है, एक खेत में पानी का स्थान भी हमको देना पड़ेगा, क्योंकि बिना पानी के ना शरीर है और ना धरती है, ना कोई अंग है। इसलिए पानी का स्थान पहले हमको देना पड़ेगा। और यदि पानी को नहीं समझते हैं, पानी को नहीं करते हैं, और अकेले करने की बात नहीं कि सरकार करे, ये हमको भी करना पड़ेगा। हमारे हिस्से में जितना खेत है उतना पानी बरसता है, उसकी हिफाजत करनी पड़ेगी, हम उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, बूंदें गिननी पड़ेंगी कि कितना पानी बरसा। अभी खेत में पैदा होता है तो गिनते हैं कि नहीं गिनते हैं? इतना अनाज पैदा हुआ, इतना पेट डालो, इतना खाने को रख लो, इतना पानी मिला, इतना रख लो, इतना जाने दो। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसा नहीं करते। इसलिए हमारी पहली कमजोरी खेती में यह है कि जो सबसे अमूल चीज़ है, जिसके बिना चल नहीं सकता, उसको हम सोचते हैं कि नीचे से निकाल लेंगे। नीचे जैसे हमारे पुरखों ने भर दिया हो, है हाँ भर दिया क्या? ठीक है ना। नीचे वाला कितने दिन चलेगा? नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आप लोग अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो। आपकी जो अगली पीढ़ी आएगी तो जब नीचे से पानी चला जाएगा तो पनिया के मारे परेशान हो जाएंगे। तो ये तो हम अच्छा काम कर रहे हैं कि अपनी पीढ़ियों के लिए कितने मतलब दूर सोच वाले हैं कि अपनी अगली पीढ़ियों को सारों कुछ न बचे, न खेत में जान बचे और न खेत में धान बचे, कुछ बचे ना। वो जाए तो अपना मजदूरी करें, हम ही सब खा लें, हमारे लिए पुरखों ने रखा। पुरखों ने इतनी दूर से खेती बचा के रखा, हमको दिया, उपजाऊ ज़मीन दिया था ना। पुरखों ने उपजाऊ ज़मीन दिया, सारी व्यवस्था दी, हरा भरा जगह दिया, हमने आके गंदा बना दिया। ये हमारी ड्यूटी थी, हमारी ड्यूटी है, इससे भाग नहीं सकते हैं आप। ये सरकार का कह के, ग्राम प्रधान का कह के, ये तो सब ऐसा ही है। विधायक का कह के, सांसद का कह के, इससे बच नहीं सकते। और नीचे का निकालिए, वो कर्ज है आपके ऊपर, इस कर्ज को भरना पड़ेगा। तो चाहे इस जन्म में भर लीजिए, चाहे फिर आइए दोबारा भरने, करना पड़ेगा आपको। बिना किए आप समृद्ध नहीं हो सकते हैं। आप जिस गरीबी में जीना चाहते हैं वो गरीबी आपके अंदर, दरिद्रता रहेगी। दरिद्रता आपके नहीं है कि खेती में होता नहीं है, उसको समझ नहीं पा रहे, उसकी व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हम गरीब हैं। तो हम परिवार का नहीं कर पा रहे। हमारा परिवार खूब पानी पी रहा है, ले रहा है, नीचे से पानी निकाल रहा है, खेत में सींच रहा है, कर्ज में कर रहे हैं सब काम। अब कर्ज की खेती कब तक होगी भाई? चलिए, ये बात समझ में आ गई कि पानी का स्थान देना है या खेती समझना है। ना खेती समझो, आप कहीं भी रहो, नौकरी करो, चाकरी करो, व्यापार करो, लेकिन पानी का कर्ज आपके ऊपर चढ़ ही जाएगा। जितना कमाएंगे उससे ज़्यादा खर्च हो जाएगा। चाहे जितना दान पुण्य मंदिर करिए, आप अगर पानी का काम नहीं करते तो आप कर्जदार हैं, आपको कर्जे में मरना पड़ेगा। ये तय मान लीजिए। चलिए दूसरी बात हो जाए। कितने लोग
हवा लेते हैं, सांस लेते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर सांस लेते हैं? सब लोग। कि कुछ रोक के बैठते हैं? बाबा रामदेव तो कहते हैं कि रोकी जा सकती है। ठीक है, तो भाई कर्ज लेते हैं, तो ये बताओ सांस कहाँ से आती है? अभी चर्चा हो चुकी है, फिर हो जाए। हवा से। हवा कहाँ से आती है? कौन सी हवा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? चलिए, पेड़ों से आती है, ये तो समझ गए, पेड़ों से आती है। और हम क्या निकालते हैं? ये कहाँ जाती है? तो रिश्तेदारी किससे हुई? लायक भैया से हमारी रिश्तेदारी है पेड़ों से है, पेड़ों से। और पेड़ काटे कितने हैं? खेतों में तो थे, किसने काटे? हम ही ने काटे। हमको पता है कितना ऑक्सीजन रोज लेते हैं। ऑक्सीजन कितनी रोज लेते हैं? कोई एक लिमिट होगी ना पर डे, हर व्यक्ति को कोई ऑक्सीजन चाहिए होगी ना, है? चाहिए। तो वो पैमाना बनाया किसी ने कि भैया पहले ऑक्सीजन का काम करना है कि पहले स्कूल में फीस देना है, डिग्री लेना है कि पहले ऑक्सीजन पूरी करना है? ये वाईफाई में जो शेखर भैया के यहाँ हैं, हम बांदा से आए हैं, तो वाईफाई हमको मिल रही है लगातार। तो ये मिल रही है तो किसी ने बनाई होगी ना, नेचर ने बनाई होगी, फिर पुरखों ने हमारी व्यवस्था की होगी। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगली पीढ़ी को बचेगी ये? दिल्ली में क्या हो गया, तमाम शहर ऐसे हैं। अभी हम गोरखपुर गए थे, गोरखपुर की हालत ख़राब है, कानपुर की हालत ख़राब है। ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो बीमारियां बढ़ रही। वहाँ ऑपरेशन होते हैं तो लोग बताते थे दिल्ली का रहने वाला है, बाहर का आदमी जाता है तो उसका खून लाल है, इनका खून काला, पर वो कड़कनाथ मुर्गा की तरह होने जा रहा है। उनके अंग प्रत्यंग में धुआं घुसा है, तमाम चीज़ें हैं, कार्बन ज़्यादा ले रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो हमारा लेन देन का सिद्धांत पेड़ों से है। एक मात्रा होगी पेड़ों की, और वो मात्रा वैज्ञानिक क्या बताते हैं? इस धरती में कितने पेड़ रहने चाहिए? 1/3। अगर 3 एकड़ खेत है तो 1 एकड़ में पेड़ होना चाहिए। अब 1 एकड़ में पेड़ कह देंगे तो लोग कहते हैं होता नहीं, फिर बेचेंगे क्या, करेंगे क्या, लड़के क्या खाएंगे? हवा न लें और खेती कर लें भाई, बिना हवा के रह जाए तो बताइए। अरे भाई साहब, चल तो यही रहा है, लड़कों को पढ़ाना है, फीस देना है, खेत हमारे पास है और पेड़ उनके पास हो जो नौकरी कर रहे हैं। कैसे हो सकता है? जो घर से चले गए हैं, सन्यासियों के पास है, उनसे उम्मीद करते हैं, इनसे उम्मीद करते हैं नेताओं से, ये बातें करेंगे कि पेड़ लगाएंगे, फोटो खिंचवा लेंगे, एक पेड़, एक में ऑक्सीजन पूरी होनी है। करोड़ों पेड़ लगते हैं हमारे यहाँ हर साल, एक भी नहीं है। अरे भैया, हम ही को करना पड़ेगा, ये दूसरे के बदले हमें अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा, आपके बारे में भी। जो हमारे परिवार के लोग नौकरी में चले गए हैं, जो हमारे देश में व्यापार कर रहे हैं, वो सब हमारे ही लोग हैं, उनके पास ज़मीनें नहीं हैं। हम ही को संतुलन बिठाना पड़ेगा। उसी संतुलन की बात, 3 सिद्धांत जो है, पहला संतुलन, तो संतुलन को समझना, असंतुलन को बिठाना। जैसे हम रोग को समझ जाएं कि रोग ये है और हम इलाज ना करें तो फिर ठीक रहेंगे क्या? अब अरे रोग समझना, जांच मशीन ने बता दिया कि आप रोग है, तो हम तो रोग बचा सकते हैं, करना आपको है। चाहे अपना ठीक करा लीजिए, चाहे ना ठीक कराइए, ये आपके मन की बात है। तो देखिए, हवा शुद्ध हर मनुष्य की ज़रूरत है और इसको रख कौन सकता? अच्छा बताइए, संतुलन के लिए 1/3 धरती में पेड़, नौकरी करने वालों से उम्मीद करी जाए। जो नौकरी कर रहे हैं वो तो भाई IAS है, PCS है, बड़े लोग हैं, सरकार उनके हाथ में है, जिला में है, घर में है, गांव में है, तो उनसे उम्मीद करी जाए कि वो पूरा कर देंगे संतुलन, तो हम लोग चुपचाप बैठ जाए? चलिए, तो उनसे करी जाए, सन्यासियों से जो साधु हो गए हैं, उनके पास जमीनें नहीं। अच्छा, तो इनसे करी जाए क्या? नेताओं से? ये कहाँ रुकते हैं? इनके पास विद्यार्थियों से की जाएगी जो बेचारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, टीचरों से, वैज्ञानिकों से। किससे उम्मीद की जाए? किसानों से? तो किसानों से उम्मीद की जाए। हम भैया इस धरती के केयर टेकर हैं, हमको ईश्वर ने धरती दी है भगवान बना के, हम इसको गलत चीज़ माने हैं, हम इससे उब रहे हैं। ये हमें मिली है भाग्यवश, खेती सबको नहीं मिलती, ये भाग्यवश मिली है, तो इसका समझ लें, समझने के बाद ही करने की बात आएगी। लेकिन अपना कर्ज निपटाना है तो 1/3 में पेड़ लगाना है। और पेड़ में होता क्या है? सुनिए, 2 चीज़ें होती है। एक तो लागत कम हो जाती है, कोई कह रहा है लागत कम हो जाए, पेड़ों की खेती से लागत कम हो जाती है। दूसरा,
5 गुना 6 गुना तक आमदनी बढ़ जाती है। लागत कम, 5-6 गुना तक आमदनी, और सूखा अकाल दुकाल से राहत, और समाज में सम्मान अधिक। ऑटोमेटिक आप बाग लगाएंगे, सम्मान आपका बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। गांव में जिनके दरवाजे में मैदान पड़ा है और पेड़ लगा है, उनका याद रखते हैं कि जिनके घर में साइकिल नहीं खड़ी होती उन्हें लोग याद करते हैं। लोग बताते हैं उनका दरवाजा है, इस तरह के नीम की पेड़ है, उनको भला मानते हैं कि उनको जिनके दरवाजे में साइकिल नहीं खड़ी हो सकती। साइकिल खड़ी है, पीछे से गाड़ी आ गई, हॉर्न बजा रहे, और रिश्तेदार बैठा नाश्ता कर रहा हो, कह रहा पहले मोटरसाइकिल खड़ी कराओ भैया, अब वो आगे पीछे कर रहा है। ऐसे होता है ना, शहरों में ऐसे ही होता है। अरे यार, हम लोग गांव के रहने वाले हैं, हम ससुर आप करते हैं, चलिए उपवास भी कुछ लोग कर लेते हैं। हमने तो एक अखबार में पढ़ा था कि पूरा जीवन हो गया खाना नहीं खाया, ऐसा भी हो सकता है। भोजन चाहिए तो चलिए, भोजन चाहिए तो कैसा भोजन चाहिए? यही वाला जो मिल रहा है कि इससे भी अच्छा। अच्छा आप बताइए, सब्जी खरीदते हैं आप? सब्जी खरीदने में आपको ध्यान आता है कुछ? लौकी खरीदे हैं कोई? ये ध्यान आता है कि भले ही ना उसने किया हो, लेकिन लगता है इंजेक्शन लगाया होगा, लगता है कि नहीं लगता है? बैगन में आपको बताऊं, आपको पता ना होगा, हमारे यहाँ एक अवधपुरा गांव है खजुराहो के पास, 1 एकड़ बैगन में 1 लाख रुपए की रासायनिक खाद और कीटनाशक डालते हैं। 4 दिन में कीटनाशक छिड़कते हैं, 4 दिन में डालें तो कीड़ा लग जाएगा। ये जो बैगन आपके यहाँ बड़ा चिकना आता है ना, ये सब रासायनिक खाद से डूबा हुआ आता है, अब वो आप खाते हैं। पेपर में निकला है कि कितने ग्राम पर डे हर मनुष्य के जाती है। तो हम कीटनाशक 1 बूंद अगर उसको चख लीजिए तो काम में हो जाएगा, और जिसको हम बूंद बूंद चख रहे हैं उसके माध्यम से मिला हुआ, समझ रहे हैं आप? तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? अब भाई नौकरी चाकरी वाला तो कर नहीं रहा, व्यापारी तो अपना लगे ही जैसा लगे हैं, लेकिन साहब हम किसान जो है, हम अपने पैसे से उनके कीटनाशक, उनके बीज, उनकी सारी चीज़ें, अब आप समृद्ध कहाँ से होंगे? बीज किनके पास है? यहाँ पर किसान बैठे हैं, बीज है आपके पास? बीज बाहर से लाते हैं ना, क्या क्या लाते हैं बताइए जरा, आप ही से पूछ रहे हैं भाई साहब, बीज लाते हैं? अच्छा बीज लाते हैं, ये तो बीज भी लाते हैं। इसी साल गेहूं बोया है, गेहूं से पूछ लीजिए। ठीक है। खाद लाते हैं? खाद, कुछ दवाएं भी लगती हैं फसल में, दवाएं भी लगती हैं कुछ फसल में। अच्छा, पानी कहाँ से आता है? अच्छा, तो आप लगाए हैं समर से मिले, बिजली का पैसा लगता है? ठीक है। देखिए, अब आप तो संपन्न हो गए होंगे, आपका तो बिजली भी है, और आपके पास खाद भी मिल जाए हैं? कहीं से भाड़ा देते होंगे। देखिए, तो क्या नाम है आपका? राम संजीवन। अच्छा, तो आपके पिताजी खेती कर रहे होंगे पहले? आपकी क्या उम्र है? हैं? तो आपके पिताजी ठीक थे? भैया मुझे पानी पिला देना। पिताजी ज़्यादा ठीक थे, मजबूत थे कि आप मजबूत हैं? पिताजी काहे मजबूत थे? वो भी खाद लाते थे क्या? बीज लाते थे क्या? इसलिए थे कि उनके पास खाद घर का, बीज घर का, समझ रहे हैं, और पानी वानी ऊपर का जो भी होता था, इसलिए वो कमज़ोर नहीं थे। आप घर में आपको पहले से ज़्यादा सोना रहा होगा, चांदी रही होगी, और 10 लोगों को खिलाते होंगे, आराम से होंगे, और कुछ को रिश्तेदारों की मदद भी कर सकते हैं। आप मदद कर सकते हैं क्या? क्यों? इसलिए कि आपको पैसा बाजार में जा रहा है। इसमें अगर मैं 4-5 छेद कर दूं तो पानी कितना भरा जाए, रुकेगा? तो हमारे खेती में छेद हैं, उन छेदों को बिना समझे और बिना भरे हम समृद्ध नहीं हो सकते, और न ही तृप्त हो सकते हैं खेती करके। खेती से भगने के लिए कहेंगे लड़कों को भी, इसीलिए तो लड़कों को बाहर भगाते हैं। हम कमा रहे हैं, तुम ना भैया खेती करना, तुम चले जाओ, बाहर पढ़ लिख के आओ, जाओ, हमारे लिए इंतजाम करो कि वृद्धा सेवा आश्रम में डालो हमें। ठीक है ना? हमारे पुरखे इसलिए थे कि उनके घरों में कुछ नहीं आता था, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था।
आज हमें समझना है कि यदि ये छेद बंद कर दें, बीज आप रख सकते हैं, एक बार बीज लिए दोबारा भी हो सकता है, बीज बना सकते हैं, ठीक है, जहीं नहीं है इधर उधर से जोड़ सकते हैं कभी कभी। हमारे क्षेत्र में बहुत बीज हैं अभी, बुंदेलखंड में बहुत बीज है अभी। बीज मुश्किल से 10% बहुत, जो अपने आप को बहुत। 2 उदाहरण भाई साहब। पिछली बार नर्मदा गेहूं बांधा से दत्ता जी ने कहा कि गेहूं भैया ले जाओ, बढ़िया नर्मदा गेहूं लेकर आए, बोया। इस बार हमने अपने खेत में नर्मदा, हमारे पास बीज की कोई समस्या नहीं रही, हम यहीं आप आए तो जब यहाँ पर बीज देखे पूर्वा महीप जी बता, ऑर्गेनिक खेती के बहुत बड़े मतलब वो है, 100 बीघा करीब ऑर्गेनिक खेती सबको धीरे धीरे, और अभी भी हमसे 30 किलो बीज नर्मदा लेकर गए। दूसरा उदाहरण, इस बार जय श्री राम धान हम 3 साल पहले सीधे सीधे ब्याड़ नर्सरी ले आए थे गाड़ी मिला के। इस साल 12 लोग यहीं से, जिसमें ये भी शामिल है, यहीं पर सब लोग जय श्री राम धान की नर्सरी लेकर गए। ठीक बात। किसी को मैंने बीज खरीदने के लिए वो नहीं किया कि भाई, ठीक बात है ना भैया। तो बीज अपने होने चाहिए कि नहीं? आप चाहे जितना पैदा करो, अगर एक तो भी छेद है, अगर पानी रुक जाए इसमें तो बताना। कोई भी किसान यदि एक विच्छेद है, बीज, पानी, ऊर्जा और खाद, ये जो अपनी खाद है, समझिए, ये 4 चीज़ें यदि आपके पास नहीं है, और बुद्धि भी अगर दूसरे से आप लेते हैं, यानी खेती करने के लिए आपको अगर दूसरी जगह से परचेज करना पड़ा तो फिर वो भी आपके नहीं है, होगा नहीं। तो ये चीज़ें हैं, सबसे बड़ी सूत्र है कि खेती करना है समृद्धि पूर्वक, तो हमारी 4 चीज़ें ये रहनी चाहिए। 5वीं हमारा विचार रहना चाहिए कि हम कैसे खेती करें, क्यों खेती करें कि न करें, ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। इसी का ये नाम है वर्तनशील खेती, जिसमें 5 चीज़ें मिलती हैं। 6वीं एक और मिलती है कि समृद्ध कैसे हो जाए, सम्मानित कैसे हो जाए। ये हमारा किसी एक आदमी के लिए नहीं, हम लोग उस काम में परिणाम पा चुके हैं, सफल हो रहे हैं, तो वो चीज़ हम सब जगह बताते हैं, इस रूप में प्रस्ताव बताते हैं कि आप लोग समृद्ध होने के रास्ते को समझ लीजिए, करिए चाहे ना करिए, आपका मन है। और इसीलिए युवा भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सर्विस वाले भी आ रहे हैं हमारे यहाँ। सुनिए, एक व्यक्ति आए हैं, 6 बीघा ज़मीन खरीदी है, अभी 1 साल पहले, 10 महीने 12 महीने पहले आए थे। वो कहीं प्रेम भाई के पड़े होंगे, तो वो आए थे मिलने आए, तो पूरी बात प्रेम भाई ने नहीं बताया। दोबारा फिर आए, शिविर लिए, फिर पूछे कि बताइए क्या करूं, तो इन्होंने जब बताया तो कहा ये तो आप पहले बता सकते थे, जो बात आज बता रहा है पहली बार मिला था आपने नहीं बताया, इतनी सी बात। तो कहा पहली बार आप जिज्ञासु नहीं थे, आप अब जिज्ञासु हैं तो सुन लीजिए। 8 महीने में 6 बीघा खरीदी ज़मीन, 85 लाख का पैकेज था उनका। अमेरिका की कंपनी में CEO क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं भैया? CEO। हाँ, क्या है वो? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उस कंपनी को जो चलाने के लिए एक नौकर रहता है, 85 लाख साल में मिलते हैं, पैसे की तो कोई कमी नहीं। ग्रेटर नोएडा में शानदार बंगला, बिहार के रहने वाले, उनके पिता जज थे, बहुत दिनों से बाहर है, और वो आके खेती में तृप्त हुई। इस साल उनके खेत में वो अगर पूरे रिश्तेदारों को चावल खिलाएं तो चावल हो गया है, पूरे रिश्तेदारों को दाल खिलाएंगे तो दाल हो जाएगी, पूरे रिश्तेदारों को अब गेहूँ और जवा खिलाएंगे तो हो जाएगी। वो जब आते हैं, वो क्या लेते हैं? इंसुलिन लेते हैं, शुगर के मरीज हैं। लेकिन जब वहाँ आए तो उन्होंने कहा मेरा इंसुलिन बंद हो गया, मतलब वो इंजेक्शन बंद हो गया लेना, ऐसा बताया उन्होंने वहाँ बगिया में रहने के बाद। तो उदाहरण बहुत है अपने पास। यहाँ ये जो जितेंद्र बैठे हैं, ये जालौन के रहने वाले हैं, ये मास कम्युनिकेशन से जो पत्रकारिता का कोर्स होता है पढ़ के, फिर देहरादून की तरफ नौकरी करके फिर वहाँ, या और इनके व्यापार है, घर में खेती भी है, व्यापार भी है, शानदार किराने की दुकान है। तो व्यापार में नहीं मन लगा, नौकरी में मन नहीं लगा, इनके एक हैं गुरुजी जो इनके अग्रस्त थे, वो लेकर के आए, प्रेम भाई के यहाँ आए, फिर ये यहाँ रुक गए। 4 साल से खेती कर रहे हैं। खेती करने के बाद जो है अब धीरे धीरे सारी चीज़ समझ रहे हैं, अब कर रहे हैं, बहुत अच्छा। ये असर रहे हैं, ये हमारे बांदा के रईस्तम लोग हैं, इनके पास
पैसा रुपया वाली जो दूसरे वाले व्यापार में है ना, व्यापार में एक वस्तु वो पैसा इनके पास बहुत थी। मतलब ये जाने माने लोग हैं, शहर के नामी ग्रामी लोग हैं, रईसों में से। इनको समझ में आया, इन्होंने अभी निर्णय, करोड़ों के निर्णय क्षणों में लिए हैं इन्होंने, और खेती भी खरीदी है। और अपना कहाँ कर रहे थे ये, PCSJ की तैयारी कर रहे थे दिल्ली में, वकालत पढ़ के DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वकालत पढ़ के वहाँ से लौट के पूरा परिवार वहीं रह रहा था। इनकी बहनें भी लौट आई हैं, बहनें भी वहाँ ग्रेटर नोएडा में रह रही थी, अपने अपने को कोर्स करके अपना काम कर रही थी, और अब लौट के आई हैं। अब इसी विधा पर काम कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं सारे लोग। शेखर भैया को तो आप जानते ही हैं, IAS PCS की कोचिंग चलाते थे, गाय से शुरू की, अब खेती में शिफ्ट हो गए। तो देखिए अब आप कहाँ जाना चाहते हैं। हम बता रहे हैं कि जहाँ से ऊंचाइयों से लोग आ रहे हैं, आप तो उतनी दूर भी नहीं पाएंगे अभी। तो समझना ज़्यादा सरल है, समझ के तुलना कर लीजिएगा और तर्क बिठा लीजिएगा। अगर बैठे तो अपने बच्चों को रोक लीजिएगा, अगर रोक पाएँ तो समझा लीजिएगा, उनको भी समझने का अवसर दीजिए। सब घरों से, हमारे घरों से, आपके घरों से, सब घरों से लड़के भगी रहे। कोई हमारे पास कोई अवसर ही नहीं है, हम कुछ बता ही नहीं पा रहे। यही कहते हैं बेटा खेती बना करो, ये सबसे खराब चीज़ है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं मालूम है। अब हम तो सौभाग्य बस, मतलब माता पिता ने जाने नहीं दिया। उनको ये था कि जब तुम्हारे पास इतना है तो क्यों जाओगे, पढ़ाने नहीं दिया। पढ़ गए होते ठीक से। इन्होंने तो, प्रेम भाई ने तो हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ के PCS क्वालिफाई करके और फिर चले आए हैं। तो ये तो अपना सब देख सुन के आए हैं। तो हम तो बिना देखे, तो हम तो सौभाग्यशाली मानते हैं कि ससुर बिना पढ़े लिखे ज़्यादा ठीक थे। अगर पढ़ लिख गए होते तो कुछ ना कुछ भोग के आते, तिकड़म करके आते, बिना तिकड़म के हैं। तो यहाँ जो है पूरी पुश्तैनी, वहाँ पूरे गांव में पूरी पुश्तैनी लड़ाइयाँ झगड़े मिटा के हैं बैठे हैं। अब शांति के साथ इस दिशा में काम कर रहे हैं, और सैकड़ों लोग लगे हैं, और दर्जनों किसानों को आप देख सकते हैं कि उस दिशा में बढ़ रहे हैं। दर्जनों, एक दो नहीं। जो हम बात करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे 4 दिन में कि जो हमने किया नहीं हो, हम करके ही बात करेंगे। जैसे पानी पेड़ की हम बात कर रहे हैं तो जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। हमने पेड़ लगाए हैं, बाग लगाए हैं, तालाब बनाए हैं, इसलिए बात कर रहे हैं। इसके बिना बात कोई नहीं कर रहे हैं। तो हर आदमी यहाँ भी जो आएगा बात करने, वो करके आएगा, तब अपनी बात बताएगा, अपने अनुभव बताएगा, अनुभव से बताएगा। कोई भी आदमी यहाँ पे बिना अनुभव की कोई बात नहीं करेगा, ठीक है ना। ऐसा बात नहीं करेगा कि हमने अभी अभ्यास किया है वो आप भी कर लो, ये नहीं। अभ्यास करके परिणाम देख के यहाँ पर खड़े हैं। तो देखिए ये जिम्मेदारी बनती है कि पेड़ हमें लगाना है, इसलिए लगाना है कि जीवन की महत्वपूर्ण ज़रूरत है और सबकी ज़रूरत है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। अब खाद्यान्न में ज़रूरत है, अच्छे खाने की ज़रूरत है। तो कौन खाना उगाता है, किसके हाथ में है, किसानों के हाथ में। तो हमें अच्छे खाने के लिए काम करना चाहिए। हम धरती के साथ, जिस धरती ने हमको जीवन दिया, इस प्रकृति ने, और उसके साथ हम व्यभिचार करें, उसके साथ गड़बड़ करें, ऐसी चीज़ मिलाए जिसको हम खा नहीं सकते, जिसका हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम उसमें प्रयोग कर रहे हैं। थोड़े से लोभ लालच में, लोभ है लालच तो है, ज़्यादा पैदा हो जाए, इससे ज़्यादा पैदा हो जाए ना। पहले कम नहीं था, फिर न डालते थे, अब डालते भी हैं तो कम है। क्यों डालते हैं? तो ये हमारी आदत बन गई कि पड़ोसी डालता तो हम भी डाल दें। शेखर भैया आपने बंद किया है तो क्या उत्पादन हुआ धान का? 40 कुंटल उत्पादन इसी में। ये तो बोरी सीधी आए थे, हमें लग रहा है जब यहाँ बोरी सीधी गई थी, धान 40 कुंटल उत्पादन। अनुभव बताइए जरा। ये क्षरण होती है ना, ब्राह्मणों का क्षरण होने वाला है, इसलिए क्षरण होने वाला है। मैं उसकी तर्क बताता हूँ। देखिए कोई भी बेकार उनके घरों में नहीं देखते होंगे, ठाकुर ब्राह्मण उनके घरों में बेकार मिलेंगे, लाला, ये 3 जगह के लड़के बेकार मिलेंगे, इनके बड़ा कम है। कारण क्या है? हमारे पास कोई काम ही नहीं रहा है। ब्राह्मणों के पास क्या काम था? बेचारे आ गए, तपस्या करके आए, लोगों को समाज के दिग्दर्शन किया, और लास्ट में राज्य व्यवस्था आई। राज्य व्यवस्था में थोड़ा सम्मान मिला, इसके बाद में ये व्यवस्था आ गई तो यहाँ सम्मान है खत्म, पैसा खत्म। पैसा तो था नहीं, तो जल्दी जल्दी कुछ समेटा, जितने लगा वो करने की आदत नहीं है तो ये भी चली जाएगी। तो ये दिक्कत हो रही है। तो आपको समझना, अगर अगली पीढ़ी को चेतना का स्तर जगा में हम बेहतर से ज़िंदगी को लगा सकते हैं, कुछ रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। प्रेम सिंह जी के मिलने के बाद मैं उनसे प्रभावित हुआ, मुझे लगा कि मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ। आप सबके मार्गदर्शन में मन में संकल्प बना
और अपने घर को देखा। हमारे हर घर की अपनी मान्यताएं होती हैं, अपने संस्कार होते हैं, अपनी प्रवृत्तियां होती हैं। वो खेती के लिए अनुकूल नहीं थी। उनको लगता था कि अब गुप्ता जी का लड़का पढ़ लिख करके खेती करेगा, ये कैसा दोयम काम है, लोग क्या कहेंगे। इन सब पीढ़ियों से भी तो घर में पागल भी घोषित हुए, समाज में ये भी हुआ कि ये तो इसका कोई अपना वो नहीं है, जो भी इस तरह से भी लोगों की बातें आईं। लेकिन मैंने इच्छा शक्ति बनाई कि ज़िंदगी में चाहे एक टाइम खाऊं, एक टाइम में चाहे नमक रोटी खाऊं, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ और प्रकृति सम्यक होकर के जीना चाहता हूं। इस संकल्प शक्ति के साथ मैंने नौकरी छोड़ी। मैं लौट के आया अपने गांव। संयोग से हम जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं नेचर के लिए, किसी अच्छे काम के लिए, तो ईश्वर 10 कदम आगे आपके साथ बढ़ाता है। संयोग से प्रेम सिंह जी का फ़ोन आया, एक किताब बननी थी, मैं बांदा पहुंचा। धीरे धीरे रहते रहते चीज़ें समझ में आईं। खेती क्या है ये भी समझ में आया, और पूरी व्यवस्था में खेती कैसे सहायक है आपके सुखपूर्वक जीने के लिए, ये बात भी समझ में आई कि हम अकेले खेती का तरीका बदल लेंगे और इससे कुछ बेहतर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हमें समग्रता में देखना है पूरी व्यवस्था को, जहाँ मनुष्य कैसे न्यायपूर्वक जी सके, हम धरती में संतुलन के साथ कैसे जी सकें। इस तरह की खेती, इस तरह की व्यवस्था में एक जीने का सूत्र मिला, जिसके आधार पे मैंने खुद 4 साल तक लगातार प्रयोग किए। और अभी हम कई सारे लोग मिलकर के खेती करते हैं, क्योंकि खेती समझ में आया कि खेती में व्यक्तिवाद नहीं है। और जब से हमने व्यक्तिवादी जीवन अपनाया है, तब से हम खेती में किसान लगातार टूटे हैं। ये भी तरह तरह के निष्कर्ष आते रहे। और जहाँ तक हम सारे लोग पहुँच गए, धीरे से 2018 के बाद से हमने इस तरह का काम शुरू किया कि हम जहाँ तक पहुँच गए हैं खेती में, जितने भी अनुभव हमारे आ गए हैं छोटे मोटे, उनको भी दूसरे लोगों के साथ शेयर किया जाए व्यवस्थित रूप से। भाई जी और दादाजी तो पिछले 30 सालों से लगातार किसानों को, तमाम सारे लोगों को कर ही रहे हैं। इसका एक व्यवस्थित स्वरूप भी कर लिया जाए कि इसको 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 महीने के शेड्यूल में ले आया जाए, ताकि समझने और समझाने में आसानी हो। इस तरह से हमने अपनी यात्रा को शुरू किया। अभी मैं बांदा में एक खेत पूरी तरीके से संभाल रहा हूँ। इस बार हमने जो पहली बार उसमें धान किया है और 7.5 कुंटल का बीघा उतरा है, ये भी बताया भी। तो कल से जो हमारा शेड्यूल रहेगा, हम सुबह 9 बजे से बैठेंगे और खेती क्या है इसको पूरे 4 दिन में समझेंगे, इसके अंदर के जो कंपोनेंट हैं, और खेती के साथ साथ मेरे अपने होने का प्रयोजन, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरा जीना कैसे हो इस समाज में, इस व्यवस्था में, इस खेती में, इसको भी समझेंगे। तो आप सबसे आग्रह है कि कल सुबह से हम 9 बजे मिलते हैं। मतलब हम लोग जो है मिट्टी पे बात करेंगे, वो सारी बात होगी, वो खेती माने सब कुछ बात करेंगे, तालाब पे बात करेंगे, और अपने हमारे पूरे वर्ष की कितने खर्चे हम बाजार से कर्टेल कर सकते, मतलब बाजार से लाने पर हम बाजार पे कितनी निर्भरता है, वो सुबह सुबह हम एक बार शेड्यूल में कर देंगे कि हमारी ये बात होनी है। उसमें प्राकृतिक नियम भी आएंगे, सिद्धांत भी आएंगे, है ना, पोषकता का सिद्धांत भी आएगा, मिट्टी भी आएगी, स्वास्थ्य भी आएगा, मनुष्य भी आएगा, और अपनी स्वयं की देव यात्रा तक का भी कार्यक्रम आएगा। कुछ खाद बनाने का इस प्रकार से, क्योंकि बिना रसायन ना डाले तो क्या डालें, वो सारी बातें आएंगी। वो खेती के अंदर सब कुछ समाया है,